So I welcome you, Mr. Rajneesh Chand Mathur ji. He is the master trainer of apparel. His designation is master trainer, and he is MSc in fashion technology. He he is currently working in Methods Apparel Consultancy Private Limited. He is having an experience of 5 years in industry and 15 years of teaching experience. I welcome you, sir, and over to you now for the session. Thank you very much for joining, and please start the session, please. Okay. So good afternoon, everyone. As sir has introduced me, I'm Rajneesh Mathur, and I'm here with you. Sir, there are maybe some issues with the link. Some people called me that they were not able to join it. So new link has already been informed to Arunji. They will be sharing that link to them. Okay. Now you can see my presentation, everyone. Just wait. Let me share it again. हाँ जी अरुण जी हाँ वही 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 हाँ जी सेम चलेगा दोनों ही सेम चलणगे हाँ जी Yes, sir. It is visible now. Please continue, please. Yes. Good morning, everyone. So I am Rajneesh Mathur, and मैं मेथड्स अपैरल कंसल्टेंसी के थ्रू यहाँ पर हूँ एज अ मास्टर ट्रेनर। और सर ने बताया होगा आपको कि मैं आज आपका सेशन लूंगा स्विंग मशीन ऑपरेटर जॉब रोल से रिलेटेड। ओके, तो बेसिक इंट्रोडक्शन स्विंग मशीन ऑपरेटर जॉब रोल के बारे में देना चाहूंगा मैं। आप सभी स्विंग मशीन ऑपरेटर जॉब रोल को करते हैं, तो हम जो आज इसमें यहाँ पर आज के सेशन में टॉपिक्स कवर करेंगे वो ये रहेंगे आपके क्वालिफिकेशन पैक, स्विंग मशीन ऑपरेटर का क्वालिफिकेशन पैक जो है उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे हम आज। एसएमओ ट्रेनिंग इंट्रोडक्शन, ट्रेनिंग क्या है, क्या क्या हमें पढ़ाना चाहिए उस ट्रेनिंग के दौरान। टूल्स एंड इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द ट्रेनिंग, नो योर स्विंग मशीन, आपकी स्विंग मशीन के बारे में कि आपको मशीन में क्या क्या पार्ट्स होते हैं जो आपको कुछ जानकारी पहले से है और आज कुछ और मिल जाएगी। कॉमन मशीन फॉल्ट्स जो हमारे गारमेंट्स में आते हैं और मशीन्स में रहते हैं। मशीन मेंटेनेंस, देन स्टिच क्लासिफिकेशन एंड सीम क्लासिफिकेशन हमारा मेन टॉपिक रहेंगे आज। स्टिचेस और सीम्स एंड नीडल सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू फैब्रिक एंड ब्रोकन नीडल कंट्रोल प्रोसेस, ये क्या होता है इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। So let's start with qualification pack. क्वालिफिकेशन पैक क्या होता है? देखिए, आपके पास सभी के पास सिलेबस होता है, सिलेबस के बेस पे आप पढ़ाई कराते हैं बच्चों की। वो जो सिलेबस आपका डिजाइन हुआ है वो एक क्वालिफिकेशन पैक है जो जिसका नाम NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है उसके आगे अंदर आता है AMHSSC। तो कई सारी एजेंसीज हैं जो कि इससे जुड़ी होती हैं, तो उन्होंने अलग अलग जॉब रोल्स के लिए क्वालिफिकेशन पैक डेवलप करे हैं। तो आप अगर स्विंग मशीन ऑपरेटर जॉब रोल कराते हैं तो स्विंग मशीन ऑपरेटर जॉब रोल क्वालिफिकेशन पैक के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। आप लोगों को तो स्कूल में खैर आसानी से सिलेबस मिल जाता है। और क्वालिफिकेशन पैक कुछ इस तरह का होता है जैसे अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग और NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये दोनों के सहयोग से तैयार होता है, जिसमें कि क्या क्या पढ़ाना चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए इस ट्रेनिंग के दौरान, वो सारी चीजें डिफाइंड होती हैं। इसमें एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन और जॉब रोल के रिक्वायरमेंट्स की क्या क्या हम पढ़ा सकते हैं, क्या क्या हमें पढ़ाना चाहिए, वो सब कुछ होता है। ग्रुप ऑफ की फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब रोल। स्विंग मशीन ऑपरेटर आपका जो भी 10th क्लास में अगर आप पढ़ाते हैं किसी को वोकेशनल ट्रेनिंग के अंदर, तो उसमें हमें क्या क्या बताना चाहिए, कैंडिडेट्स को क्या क्या पढ़ाना है, हमें किस तरह से पढ़ाना है, वो सभी कुछ इस क्वालिफिकेशन पैक के अंदर होता है और जो कि आपके सिलेबस में आपको मिलता है।
जो स्विंग मशीन ऑपरेटर का क्वालिफिकेशन पैक है वो हमारा जो एसएससी है, आप लोगों को जब पता चलता है, जब थर्ड पार्टी एग्जाम होता है कि जी बाहर से कोई पेपर लेने आ रहा है, तब पता चलता है कि जी ये कोर्स किस सेक्टर स्किल काउंसिल के द्वारा करा गया है या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है। तो क्वालिफिकेशन का नाम है, पैक का नाम है हमारा स्विंग मशीन ऑपरेटर, जो कि अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल। अलग अलग सेक्टर्स की स्किल काउंसिल होती है, जैसे आप ब्यूटी एंड वेलनेस का नाम सुनते हैं बहुत कॉमनली, या प्लम्बिंग सेक्टर स्किल काउंसिल है, या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सेक्टर स्किल काउंसिल है। तो हमारी जो सेक्टर स्किल काउंसिल है उसका नाम है अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल। सब सेक्टर्स इसमें आते हैं, अपैरल्स, मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग। मैं समझता हूँ कि आप सभी को ये पता होगा कि अपैरल क्या होते हैं, मेडअप्स क्या होते हैं और होम फर्निशिंग क्या होती है। अपैरल जो परिधान ਅਸੀਂ पाते हैं अपने को, अपने शरीर को ढकने के लिए। मेडअप्स जो कि किचन वेयर हम यूज करते हैं, या कपड़े से बनी कुछ ऐसी चीजें जो हम पहनते नहीं हैं मगर उपयोग करते हैं। और होम फर्निशिंग जैसे कि बेड कवर्स हैं, टेबल कवर्स हैं, टेबल क्लॉथ है, वो सारे होम फर्निशिंग के, पर्दे, सोफा क्लॉथ, वो सारे होम फर्निशिंग के। तो सभी चीजें फैब्रिक मेड हैं, स्टेज हैं, तो वो स्टिचिंग ऑक्यूपेशन है इसका। रेफरेंस आईडी है AMH/Q0301। इस कोर्स को एक नाम दिया गया है, नंबर दिया गया है, जिसको बोलते हैं AMH/Q0301। ये इसका QP कोड कहलाता है। ठीक है, अलाइन टू अलाइनमेंट इसका जो आगे फर्दर अपना एजुकेशन के लिए है। ये मैंने आपको सारी बातें बताई हैं अभी। QP ID AMH/Q0301। आपने जैसे कि आप ट्रेनिंग भी ले रहे हैं और हर जॉब रोल से रिलेटेड NOS नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं जो एक जॉब रोल के रिलेटेड हैं। आपकी जो भी वोकेशनल ट्रेनिंग आप करते हैं उसमें एक वोकेशनल ट्रेनिंग के अंदर 4 या 5 या 6 अलग अलग तरीके के NOS नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, वो क्या डिफाइन करते हैं कि आपको कोर्स में जैसा क्या क्या चीजें पढ़ानी है, क्या क्या चीजें कवर करनी है। जब हम SMO जॉब रोल करवाते हैं किसी भी बच्चे को स्कूल में या कहीं भी ट्रेनिंग सेंटर पे, तो क्या क्या हमारे रोल डिस्क्रिप्शन है। टू स्यू फैब्रिक, फर और सिंथेटिक मटेरियल टू प्रोड्यूस अपैरल्स इन गारमेंट इंडस्ट्री। हम जब ये ट्रेनिंग दे रहे हैं तो एक बच्चा जो भी इस कोर्स को कर रहा है, सीख रहा है, वो अलग अलग तरीके के कपड़ों को सिलना जान सके, डिफरेंट टाइप की फैब्रिक्स को स्टिच करना जान सके। एक NSQF लेवल होता है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क लेवल होता है, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7। वो अकॉर्डिंग टू मिनिमम क्वालिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू एज क्राइटेरिया, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स सेट किया जाता है। हमारा जो स्विंग मशीन ऑपरेटर जॉब रोल है उसका NSQF लेवल 4 है। तो इसमें जो प्रेफरेबली एजुकेशन होती है वो भी मिनिमम की 5th पास तो है, आप तो 10th में ही करवा रहे हैं, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। हम ये कोर्स पोस्ट ग्रेजुएशन लोगों को भी करवाते हैं क्योंकि वोकेशनल कोर्स है, हाथ का हुनर है। अगर कोई काम सीख के अपने जिंदगी चलाने के लिए सीखा जाए तो वो कभी भी किसी भी एज में, किसी भी उम्र में दिक्कत नहीं देता, फायदा ही देता है। मिनिमम एज क्राइटेरिया है 18 ईयर्स, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल बेस्ड कोर्स है, तो हम 18 साल से बड़े ही लोग इसमें नौकरी के लिए जा सकते हैं आगे। आप क्लास स्कूल में करवाते हैं मगर वो काम आगे जाके जब अपना करियर बनाएंगे, जब पढ़ाई पूरी कर लेंगे उसके बाद करेंगे। इसमें 5 NOS डिवाइडेड हैं। जब आपका एक कोर्स आता है उसमें 5 नोजेस हैं, जिसमें पहला कहलाता है AMH/N 0301, कैरी आउट स्टिचिंग एक्टिविटी यूजिंग मशीन और बाय हैंड, हाथ या मशीन के द्वारा सिलाई करना, विभिन्न प्रकार के कपड़े बनाना हाथ के द्वारा या सिलाई मशीन के द्वारा। AMH/N दूसरा है AMH/N 0302, कंट्रीब्यूट टू अचीव प्रोडक्ट क्वालिटी इन स्टिचिंग मटेरियल। मतलब हमारे को क्वालिटी के बारे में भी पता होना चाहिए। कपड़े में क्या चीजों को जब हम कोई स्टिच करते हैं, कोई गारमेंट बनाते हैं, तो उसमें क्वालिटी का रोल कितना है, A जोन, B जोन क्या है, गारमेंट डिफरेंट जोन्स में डिवाइडेड होता है।
कहाँ क्वालिटी के पैरामीटर्स कैसे होने चाहिए वो हमें पता होना चाहिए जब एक गारमेंट स्टिच कर रहे हैं। कहा जाता है कि अगर एक टेलर क्वालिटी के बारे में जानने लगे तो पूरा क्वालिटी डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो स्टिच कर रहा है अगर वो क्वालिटी मेंटेन कर लेगा तो और किसी को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर अनफॉर्चुनेटली हमें क्वालिटी डिपार्टमेंट सेट करने पड़ते हैं, क्योंकि जो काम कर रहा है वो उतना उसको सीरियस नहीं ले पाता। इसीलिए डिफरेंट लेवल पे कोर्सेज चलाए गए हैं जिससे कि क्वालिटी को भी मेंटेन किया जा सके। देन थर्ड इज मेंटेन वर्क एरिया, टूल्स एंड मशीन्स। टूल एरिया और मशीन्स को भी सेटल करना, जिससे कि जो भी काम कर रहे हैं हम उसमें कहीं कोई दिक्कत ना हो और आसानी से क्वालिटी मेंटेन करते हुए ध्यान से काम कर सकें। देन नेक्स्ट इज मेंटेन हेल्थ, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट वर्क प्लेस। हर एक कोर्स में ये कोर एंड नॉन कोर पार्ट इंक्लूड होते हैं। जो भी काम कर रहा है उसको हेल्थ, सेफ्टी, सिक्योरिटी, वर्क अपने कार्य क्षेत्र में जहां भी काम कर रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए कि हम अगर एक वर्किंग एरिया है हमारा तो उसमें किस तरह से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, किस तरह की हमें सिक्योरिटी चाहिए है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन के साथ काम कर रहे हैं या और किसी ऐसे इक्विपमेंट के साथ काम कर रहे हैं जो कि हार्मफुल हो सकता है, तो वो ध्यान रखना है हमें। देन नेक्स्ट इज कंप्लाई विद इंडस्ट्री, रेगुलेटरी एंड ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट। जब हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं एक तो हमें ये भी बताना है कि जब काम करते हैं तो क्या क्या किसी वर्कर को, किसी एम्प्लॉय को फैसिलिटीज दी जा सकती हैं, क्या क्या नॉर्म्स हैं, किस तरह से हम उनको समझा सकते हैं कि पीएफ क्या होता है, ईएसआई क्या होता है। जब आप काम करते हैं तो आपको सरकार क्या क्या फैसिलिटीज देती है उनके बारे में भी जानकारी देना। कंप्लायंस क्या होता है, किस तरह से इंडस्ट्री काम करती है, उसके बारे में भी जानकारी देना जरूरी है। ठीक है जी। चलिए, तो ये नोजेस के बारे में मैंने आपको अभी बताया था यहाँ पे कि डिफरेंट नोजेस हैं, 5 नोज हैं एक जॉब रोल में। तो हमें ये सारा एक ही ट्रेनर को पढ़ाना है। जो भी हमारा ट्रेनर है जो सिलाई पढ़ा रहा है उसका ये काम भी है कि बच्चे को स्वास्थ्य के बारे में भी पढ़ाए। उसका ये काम भी है कि कैसे मेंटेनेंस करनी है इक्विपमेंट्स की, कैसे स्टिचिंग एक्टिविटीज तो पढ़ानी है ही है, वो तो हमारा बेसिक काम है ही है। क्वालिटी के बारे में उसके साथ बताना ही बताना है, साथ में मेंटेनेंस के बारे में भी, हेल्थ एंड सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में भी, और इंडस्ट्री रेगुलेटरी के रेगुलेशंस के बारे में भी, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में भी बताना है। तो ये हमारे एक ट्रेनर की ही जिम्मेवारी है कि हमें क्या क्या करवाना है, क्या क्या पढ़ाना है। और आजकल का जमाना जो है आप जानते हैं सभी, आपकी भी टीओटी ऑनलाइन हो रही है। तो कोविड रिजीम में हमें किन चीज बातों का ध्यान रखना है जब भी हम अपने स्टूडेंट से मिलेंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो उनको हमेशा ये हमारी भी जिम्मेवारी है कि उनको बताना है कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, किस तरह से हमारे को अपने सेल्फ प्रिकॉशन रखने हैं और दूसरों के साथ भी दूसरों को भी किसी परेशानी में ना डालने, ये ध्यान रखना है। Each knows define one key function of the job. हर एक जो NOS है, नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड, वो अपने काम के की फंक्शन को बताता है। इंट्रोडक्शन अबाउट एसएमओ ट्रेनिंग। पहले हम बताएंगे कि जी एसएमओ ट्रेनिंग में हमने करवाना क्या क्या है। आप लोगों को पता है, आप करवाते हैं, कुछ चीजें आपकी नई ऐड होंगी, कुछ चीजें आपको और नहीं पता चलेगी। It helps to create instructor who can teach fresh operator using correct initial methods. एसएमओ में आपको फ्रेश ऑपरेटर जिनको मशीन चलानी नहीं आती है, स्विंग मशीन ऑपरेटर, सिलाई मशीन को चलाने वाले ऑपरेटर्स, आप सभी लोगों के पास ज्यादातर स्कूल्स में अपने सिंगल नीडल लॉक स्टिच मशीन
आइदर डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल अवेलेबल हैं, उनको चलाना, कंट्रोल करना कैसे है वो हमें बताना है, पता करना है और समझना है। ठीक है, तो ट्रेनर का काम क्या है? ट्रेनिंग में हमें सबसे पहले तो इंस्ट्रक्ट करना है स्टूडेंट्स को कि हाउ टू ऑपरेट मशीन, सही तरीके से हमें कैसे अपनी मशीन को उपयोग करना है। फ्रेश ऑपरेटर्स गेट ट्रेन्ड ऑन स्विंग मशीन एंड कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन प्रोडक्शन फ्लोर विदाउट एनी experimentation on the product and will lead to better product quality right from the start. इसका फायदा क्या है? हमारा जो सरकार ने अभी 10वीं क्लास में या 12वीं क्लास में ये जो चीजें ऐड करी हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग, उनका फायदा क्या है कि जल्दी से जल्दी बच्चे जब अपना पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, जब हमारा यूथ आगे बढ़ना चाहता है, तो उसको चीजों के बारे में पता हो, वो उनको समझ सके, आगे बढ़ सके, उस टाइम कोई दिक्कत ना हो कि किस तरह से काम करना है। तो फ्रेश ऑपरेटर को ट्रेनिंग देनी है कि हमें विद क्वालिटी की किस तरह से क्वालिटी बनानी है एक टाइम में, जिससे कि आगे बढ़ सके। At the end of week 1 of the program, the instructor will be equipped with the necessary skills to train fresh operator with correct methods and according to predefined time and motion study. यहाँ पे बता रहे हैं कि जी ट्रेनर और ट्रेनी शुरुआत से ही इन चीजों को समझना और स्किल्स को अपने अपग्रेड करना कि किस तरह से हमें काम करना है, सही समय, टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी एक होती है जो कि हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। टाइम, किस तरह से हमें काम को करना है, टू लर्न द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग एंड ग्रेडिंग द ट्रेनीज। और आपकी जो ट्रेनिंग पूरी टीओटी हो रही है वो भी आपको हेल्प करेगी, जिससे कि आप पूरे प्रोसेस को समझ सकें कि आपको किस तरह से स्टूडेंट्स को पढ़ाना है और ग्रेड करना है। सिलेक्शन टेस्ट मेथड्स फॉर ट्रेनीज। आप जब ट्रेनीज आपके पास आते हैं, आपके पास तो जैसे 9th क्लास से पास होके 10th क्लास में आए हैं, और वोकेशनल ट्रेनिंग्स की चॉइस भी होती है बच्चों के पास कि किस तरह का कोर्स वो करना चाहते हैं, कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हमारी जो स्विंग मशीन ऑपरेटर जॉब रोल है, उसके लिए हमारे पास कुछ टेस्ट होते हैं जो कि करने होते हैं, जिससे कि पता चले कि बच्चा जो भी स्विंग मशीन ऑपरेटर जॉब रोल को ऑप्ट कर रहा है, स्विंग मशीन ऑपरेटर जॉब रोल में जाने वाला है, उसके साथ कोई ऐसी दिक्कत ना हो जिसकी वजह से वो आगे काम करने में परेशानी हो। कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, इस तरह की बुकलेट्स आती हैं जिससे कि बच्चे को हम चेक करते हैं कि कोई कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, क्योंकि आपको पता है जब हम गारमेंट स्टिच करते हैं तो वो कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वहां पे। तो इस बुक के थ्रू हम नंबर्स चेक करवाते हैं बच्चों से, जिससे कि पता चलता है कि कोई दिक्कत कलर्स के साथ कैंडिडेट को ना हो। पैग बोर्ड टेस्ट होता है, इसमें हैंड्स कोऑर्डिनेशन देखा जाता है, राइट एंड लेफ्ट हैंड का कोऑर्डिनेशन, क्योंकि जब आप सिलाई करते हैं, जब मशीन पे काम करते हैं हम, तो दोनों हाथों का कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। तो पैग बोर्ड टेस्ट होता है, एक मार्बल टेस्ट होता है, एक पिन बोर्ड टेस्ट होता है, अलग अलग प्रकार के टेस्ट होते हैं जो हम लेते हैं। नीडल एंड थ्रेड टेस्ट होता है, अलग अलग साइज की सुइयों में धागा डलवा के देखा जाता है। रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, जो कि कितना बच्चा सीखता है, समझता है, वो तो खैर हर चीज के लिए। पर्सनल इंटरव्यू, इंटरेस्ट चेक करने के लिए कि बच्चा उस फील्ड में जाना चाहता भी है या नहीं, क्योंकि उस टाइम हमारे पास ऑप्शंस होती हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट किस वोकेशनल ट्रेनिंग में है, तो हम चेक कर सकते हैं। एंड काउंसलिंग सेशन, उनको समझाना कि हम अगर 4 फील्ड हैं तो आपको किस में जाना चाहिए और उसका आपको क्या फायदा होगा। जर्नल गाइडलाइंस फॉर मेकिंग द टेस्ट, मार्किंग द टेस्ट। वो गाइडलाइंस जब हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं तो हमारे को मिलता है कि जी कितने समय में कितना काम करना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, ये छोटे छोटे टूल्स हमें जरूर चाहिए होते हैं। मेजरिंग टेप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मगर हमारे ट्रेनर्स को पता होना चाहिए कि मेजरिंग टेप में है क्या। पहले पता होगा कि मेजरिंग टेप के अंदर है क्या,
और दूसरा बात है कि मेजरिंग टेप में जो है वो कहाँ है। हम जब इंटरेक्टिव सेशन में तो पूछ सकते हैं कि जी मेजरिंग टेप में क्या है, तो जवाब आता है जी इंच है, सेंटीमीटर है। तो मेरी रिप्लाई मेरा दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि जी सिर्फ इंच और सेंटीमीटर ही है? मीटर, यार्ड, फुट, सब कुछ इसके अंदर है, मगर कहाँ है वो हमें पता करना है। 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली। कन्वर्जेंस ट्रेनर को भी पता होने चाहिए और हमारे स्टूडेंट्स को भी बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जितने भी फैब्रिक्स आते हैं वो ज्यादातर यार्ड में आते हैं और हम जो वर्किंग करते हैं वो कई बार मीटर्स में करते हैं। और अगर हमें कन्वर्जन नहीं पता होगा तो कई बारी मैंने देखा है लोगों को पूछते हैं कि जी यार्ड बड़ा होता है या मीटर बड़ा होता है, तो काफी लोगों का आंसर होता है ये दोनों बराबर होते हैं, या फिर कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ये तो थोड़ा मुश्किल सवाल हो जाता है। कन्वर्जेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट भी कर सकते हैं आप। 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली। 1 यार्ड इज इक्वल टू 36 इंच। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स और अप्रोक्सीमेटली 40 इंच। 39.4 होता है, अप्रोक्सीमेट लगा यूज कर लिया हमने वैल्यू, तो वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू में आ जाएगा, 40 कह सकते हैं उसको। देन 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट। 3 फुट का एक यार्ड होता है, 12 इंच का 1 फुट होता है। तो ये कन्वर्जेंस हमारे को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं भाई आगे चल के। सीम रिपर है, इसकी अहमियत जब ट्रेनिंग होती है तब तो बहुत ज्यादा रहती है सीम रिपर की अहमियत, क्योंकि बच्चे हमारे सिलना कम सीखते हैं, उधेड़ना ज्यादा सीखते हैं, गड़बड़ करते हैं। तो स्क्रू ड्राइवर प्रॉपर साइज के होने चाहिए मशीन पे हमारे पास, जिससे कि हम जब भी रिक्वायरमेंट है, जो भी जरूरत है, वो नीडल चेंज करनी है या कोई टेंशन सेट करनी है, एडजस्ट करनी है, तो अलग अलग साइज के स्क्रू ड्राइवर्स होने चाहिए लाइन में, जिससे कि ऑपरेटर्स, जो बच्चे हैं, जो ट्रेनीज हैं, वो उसके बारे में जान सकें। स्टॉप वॉच किस लिए यूज करेंगे हम? स्टॉप वॉच हम यूज करते हैं क्योंकि हमें जब भी कोई काम करना है वो टाइम बाउंड होना चाहिए। अगर आप कोई टॉपिक कवर कर रहे हैं, वो टाइम बाउंड होना चाहिए। तो स्टॉप वॉच बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि हमें जो भी काम करना है वो विद इन गिवन टाइम कंप्लीट करना है। तो स्टॉप वॉच क्या है, क्यों है और कैसे उसको यूज करना है, इसके बारे में भी पता करना जरूरी है। देन नेक्स्ट इज कैलकुलेटर। कैलकुलेशंस के लिए कि कब कितना कैसे काम कर रहे हैं हम। और थ्रेड कटर है यहाँ पे। थ्रेड कटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है मेथड्स अपैरल कंसल्टेंसी, हमने हमारे जो सीनियर कंसल्टेंट मिस्टर रॉजर थॉमस, साउथ अफ्रीकन कंसल्टेंट, जब उन्होंने उनके साथ हमने इंडस्ट्री में विजिट करा और इंडस्ट्री में एक मीटिंग करी, तो हमें पता चला कि हर एक मशीन पे कैंची रखी हुई है। क्यों रखी हुई है कैंची? सिर्फ धागा काटने के लिए। आप कभी प्रैक्टिकली खुद देखना कि आपको सिर्फ धागा काटना है, आप कैंची उठा के धागा काटेंगे तो कितना टाइम लगेगा, और कटर को लेके धागा काटेंगे तो कितना टाइम लगेगा। बहुत मेजर डिफरेंस आ जाता है टाइम में, क्योंकि हम यहाँ पर हमें बहुत छोटी बात लगती है कि जी क्या फर्क पड़ता है कैंची से धागा काटा या कटर से धागा काटा। मगर जब हम लॉन्ग रन में देखते हैं, जब हम प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, जब हम इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम पूरे दिन में अगर 8 घंटे की शिफ्ट में कैंची से धागा काटें और कटर से धागा काटें, तो 4 से 5 पीस का फर्क पड़ जाता है प्रोडक्शन में, विच इज अ वेरी मेजर डिफरेंस। ये है तो छोटी चीज, मगर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हम प्रोडक्टिविटी को समझते हैं, अगर हम क्वालिटी को समझते हैं, अगर हम आगे अपने वर्किंग को समझना चाहते हैं तो। एंड द नेक्स्ट इज ग्राफ पेपर, ऑलवेज यूज फॉर चेकिंग द ग्रोथ।
हम अगर एक काम कर रहे हैं तो उसमें कितना टाइम लग रहा है, दूसरी बार कर रहे हैं, तीसरी बार कर रहे हैं, प्रैक्टिस में 100% परफेक्ट, ये हमने सुना है। तो जब हम कोई भी ये टेक्निकल काम या आप गारमेंट स्टिचिंग से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप ग्राफ पेपर को यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपको पता चलता है कि हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें कितना परसेंटाइल चेंज आ रहा है उसको रिपीटेडली करने पर। ये मशीन सभी ने देखी होगी आप लोगों ने, इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन है। बिकॉज स्विंग मशीन ऑपरेटर के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम परसेप्शन यही रहता है कि जो भी स्विंग मशीन ऑपरेटर वर्कर है वो इंडस्ट्री में काम करेगा। इंडस्ट्री में काम करेंगे तो इंडस्ट्रियल मशीन्स होंगी। इस मशीन का जो नाम है सिंगल नीडल लॉक स्टिच मशीन है। सिंगल नीडल लॉक स्टिच मशीन कैन बी डोमेस्टिक, हाथ से चलने वाली, हैंड ड्रिवन। सिंगल नीडल लॉक स्टिच मशीन कैन बी फुट ड्रिवन, पैर से चलने वाली हो सकती है, जो दर्जी के पास आपने देखी है या जो कई जगह आप देखते हैं पैर से चलती है, वो भी सिंगल नीडल लॉक स्टिच मशीन है। और बिजली से चलने वाली भी, जिसमें आप अलग से मोटर लगा देते हैं काली मशीन में, वो भी सिंगल नीडल लॉक स्टिच मशीन है। और जो इंडस्ट्री में चलती है वो भी सिंगल नीडल लॉक स्टिच मशीन है। सभी के वर्किंग थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है, मगर जो उनके मशीन का जो टेक्निकल नेम है वो सिंगल नीडल लॉक स्टिच ही है। ठीक है, सिंगल नीडल लॉक स्टिच हैंड ड्रिवन, सिंगल नीडल लॉक स्टिच फुट ड्रिवन, सिंगल नीडल लॉक स्टिच विद मोटर, सिंगल नीडल लॉक स्टिच हैवी ड्यूटी या इंडस्ट्रियल मशीन। ठीक है, सिंगल नीडल लॉक स्टिच इंडस्ट्रियल मशीन के हम कुछ पार्ट्स देख सकते हैं यहाँ पे। अगर हम इधर से शुरू करें, थ्रोट प्लेट है सबसे पहले, जिसको खोल के हम बॉबिन के सेट करते हैं अंदर। देन थ्रेड टेंशन पोस्ट, धागे का खिंचाव सेट करने के लिए, टेकअप लीवर, प्रेशर फुट कंट्रोल, थ्रेड स्पूल, थ्रेड टेंशन डिस्क, थ्रेड गाइड, हैंड व्हील, बैक बैक टेक लीवर, एसपीआई रेगुलेटर। ये कुछ कॉमन पार्ट्स के नाम दिए गए हैं। यहाँ पे और भी पार्ट्स हैं, जैसे कि प्रेशर फुट है या फीड डॉग्स हैं। कई सारे पार्ट्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हमारे सामने आती है जब आप पढ़ाते हैं, तो बच्चे बहुत रेगुलर बेसिस पे आपको कहते हैं कि जी धागा बहुत तोड़ती है हमारी मशीन। मेन रीजन उसका क्या होता है आप लोगों को पता है क्या? ये जो कंपनीज हैं इतनी बड़ी बड़ी, इन्होंने बहुत रिसर्च करने के बाद कई सारे पॉइंट्स बनाए हैं जहां से धागा होके जाना चाहिए है। मगर हम कई बारी देखते हैं जब थ्रेडिंग चेक करते हैं तो थ्रेड टेकअप लीवर के बाद सीधा नीडल में जाता है धागा, जबकि उसके बीच में 4 पॉइंट हैं जिनमें से धागा पास होना चाहिए है। मगर हमारे को क्या मिलता है? थ्रेड टेकअप लीवर से सीधा धागा नीडल में। और उसके बाद प्रॉब्लम क्या आती है जी? मशीन खराब है, धागा बहुत तोड़ती है। बहुत कॉमन इश्यू है ये, जबकि हमारे को पता है कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज ने इतनी R&D करने के बाद वो पॉइंट सेट करे हैं जहां से कि धागा थ्रेडिंग होनी चाहिए, और वो थ्रेडिंग अगर प्रॉपर होगी तो धागा टूटने की दिक्कत नहीं होगी। थ्रेड टेंशन अगर सेट होगी तो धागा टूटने की दिक्कत नहीं होगी। बॉबिन केस अगर सेट होगा तो धागा टूटने की दिक्कत नहीं होगी। मगर हमें बहुत कॉमनली ये प्रॉब्लम सामने आती है कि धागा तोड़ती है, मशीन धागा तोड़ती है। कहने के लिए क्या होता है? मशीन धागा तोड़ती है, जबकि हमारी थ्रेडिंग प्रॉपर नहीं है, इसलिए मशीन से धागा टूटता है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लॉक स्टिच दोबारा देख लेते हैं हम। थ्रेड स्पूल स्टैंड बोलते हैं इसको। देन थ्रेड गाइड, यहां से धागे होके जाते हैं। देन हैंड व्हील, जिसको हम बोलते हैं कि हाथ की जब सिलाई, आप हाथ की मशीन जब चला रहे हैं आप, तब तो कई बार आप हैंड व्हील पे हाथ लगा देते हैं, मगर जब इंडस्ट्रियल मशीन पे काम कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि हैंड व्हील को टच ना करें। बहुत तेजी से चल रहा होता है और कई बार इसके साथ एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। बैक टैक लीवर, बैक टैक उल्टी सिलाई करने के लिए, सिलाई को टांका बांधने के लिए, बखिया बांधने के लिए यूज करते हैं इसको आप लोग बोलते हैं, या सिलाई को उल्टा चढ़ाने के लिए। जब भी हम कोई सिलाई शुरू करते हैं तो तीन टांकों का बैक टैक होता है। 3 टांके सीधे, फिर उल्टे, फिर सीधे सिलाई आगे चलती है।
एसपीआई रेगुलेटर, एसपीआई रेगुलेटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा किसी भी गारमेंट की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। अगर हम अकॉर्डिंग टू फैब्रिक हमें एसपीआई सेट करना होता है, अगर थिक फैब्रिक है तो एसपीआई ज्यादा होगा, और अगर थिन फैब्रिक है तो 2.5 पे नॉर्मली हम नॉर्मल फैब्रिक के लिए रखते हैं, कॉटन के लिए। और अगर पतला फैब्रिक है तो वो डिपेंड करता है किस तरह का फैब्रिक है, हम एसपीआई रेगुलेटर को सेट करते हैं। नॉर्मली हमारा जो एसपीआई रेगुलेटर है वो 2.5 पे सेट होता है, जिसमें कि 8 से 10 टांके 1 इंच में आते हैं। प्रेशर फुट कंट्रोल, प्रेशर फुट को कंट्रोल करने के लिए ये पॉइंट जो है, कपड़ा मोटा है या पतला है उसको एडजस्ट करने के लिए हम प्रेशर फुट और फीड डॉग्स में गैप को सेट करने के लिए हम प्रेशर फुट कंट्रोल को यूज करते हैं। कई बार बहुत पतला फैब्रिक होता है और फीड डॉग और प्रेशर फुट में गैप ज्यादा होता है, तो उसको एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। और कई बार मोटा कपड़ा होता है तो इसको लूज कर सकते हैं। नीडल बार, नीडल बार है नीचे जिसपे सुई लगती है। देन टेंशन डिस्क बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये थ्रेड टेंशन डिस्क। जे पंजाब की भाषा में समझाया जाए तो जो पतंग उड़ाई है, पतंग उड़ाई है तो फिर जब धागा डालने के बाद हमें चेक करना है कि जैसे पतंग स्मूथली उड़ती है उस तरह से अगर हमारा धागा स्मूथली चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर लूज है तब धागा टूटेगा, प्रॉब्लम करेगा, और जो टाइट है तो अभी प्रॉब्लम करेगा। तो दोनों तरफ से धागा डालने के बाद, सुई में डालने से पहले धागे को चेक कर लें कि अगर स्मूथली आ रहा है तो ठीक है, और अगर बहुत लूजली आ रहा है या टाइट आ रहा है तो धागा स्टिचिंग में प्रॉब्लम आनी ही आनी है। प्रेशर फुट, प्रेशर फुट सबसे नीचे है जिस के द्वारा कपड़े को होल्ड किया जाता है। सॉरी, नी लिफ्टर होता है ये मशीन में घुटने से उठाने के लिए, प्रेशर फुट को ऊपर करने के लिए। बॉबिन, बॉबिन केस होता है ये, बॉबिन आपने देखा होगा। नीडल, सुई, फीड डॉग्स, बॉबिन वाइंडर, इस साइड में बॉबिन वाइंडर लगा होता है, पैडल नीचे होता है। हम जब आपसे पूछते हैं कि जी सुई कौन सी लगाते हैं आप सिलाई मशीन में, तो बहुत कॉमनली जवाब आता है जी 14 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर, 11 नंबर। जबकि जब आपसे पूछा जाता है कि सुई में, मशीन में सुई कौन सी लगती है, तो आप बताएंगे नीडल सिस्टम नंबर। नीडल सिस्टम नंबर क्या होता है? जो इंडस्ट्री वाली मशीन है उसमें जब आप सुई लगाते हैं तो वो लगती है DB×1, और डोमेस्टिक स्विंग मशीन जो काली स्विंग मशीन होती है आपकी, जो उसमें लगती है HA×1। नीडल को जब हम पूरा स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि नीडल अलग अलग सिस्टम नंबर होते हैं। अकॉर्डिंग टू फैब्रिक हम उसमें 7 नंबर, 11 नंबर, 14 नंबर, 17 नंबर यूज करते हैं। अगर हमें मोटी सुई चाहिए तो हम 17 नंबर की सुई यूज करेंगे, और अगर पतली सुई चाहिए, बारीक सुई चाहिए, तो 7 या 9 यूज करेंगे। आमतौर पे हम 11 या 14 नंबर की सुई यूज करते हैं सिलाई करने के लिए। मगर सिलाई सुई का नंबर क्या है? DB×1 इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन के लिए जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पिक्चर, और HA×1 जो डोमेस्टिक मशीन के लिए, डोमेस्टिक सिंगल नीडल लॉक स्टिच मशीन के लिए नीडल यूज होती है। ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए। जब भी आप सुई का पत्ता खरीदते हैं तो उस पर लिखा भी होता है ये हर बारी, मगर हम बहुत कॉमनली ये बात सुनते हैं कि जी हमने तो 7 नंबर की सुई चाहिए या 14 नंबर की सुई चाहिए। कौन सी चाहिए ये हमें नहीं पता होता, बट एज अ ट्रेनर, एज अ स्टूडेंट हमें ये चीजें पता होनी चाहिए। नीडल गार्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमने सेफ्टी के बारे में बात करी थी, तो हमारी मशीन में नीडल गार्ड होना चाहिए, और अगर कोई डैमेज है तो वो हमें ठीक करवाना चाहिए। नीडल गार्ड होता है जिससे कि सुई की तरफ बच्चों की या जो भी उसको यूज कर रहा है उसकी उंगली सीधी ना जाए, उसके पहले रुक जाए। थ्रेड टेंशन डिस्क, थ्रेड टेंशन डिस्क होती है जिससे कि धागे को एडजस्ट किया जा सकता है। प्रेशर फुट रेगुलेटर, प्रेशर फुट रेगुलेटर दिखाता हूँ अभी आपको मैं।
बॉबिन बाइंडर साथ साथ में है। देन फीड डॉग का काम होता है कपड़े को आगे चलाना। फीड डॉग कपड़े को आगे मूव करता है, अगर सीधा चलना है, अगर रिवर्स बैक टेक लीवर है तो उल्टा चलेगा। हुक सेट जिसमें बॉबिन एंड बॉबिन केस को सेट करते हैं हम। देन थ्रेड टेकअप लीवर, ये जो थ्रेड टेकअप लीवर मूव करता है ऊपर नीचे, जो कि धागे को रील में से आपके खींचता है। सिंग मशीन सेफ्टी गाइडलाइंस एंड प्रिकॉशंस टू बी टेकन, हमें किन बातों का ध्यान रखना है जब सिलाई कर रहे हैं। सिंपल मशीन हैं तो नीडल गार्ड होना चाहिए है। ये जो दूसरी पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि आई गार्ड है, ये फेस गार्ड, जिससे कि अगर बटन अटैच मशीन है वो, और अगर नीडल डायरेक्ट बटन को हिट कर देती है, होल में नहीं जाती है, तो बटन टूट के हमारे फेस की तरफ आता है, आंखों की तरफ आ सकता है। तो उसके आगे फेस गार्ड लगा होना चाहिए, जिससे कि प्लास्टिक शीट, जिससे कि बटन वहीं पर रुक जाए। जो भी मशीन है उसकी बेल्ट कवर्ड होनी चाहिए, बेल्ट कवर होना चाहिए, और मोटर भी कवर्ड होनी चाहिए, ओपन नहीं होनी चाहिए, जिससे कि कोई दुर्घटना ना घटे। ये आप फोटो देख सकते हैं, क्या क्या नहीं करना है और क्या करना है। हमारे को सुई के पास तक हाथ नहीं लेके जाना है। थ्रेड टेकअप लीवर है, उसके पास हमारा हाथ नहीं जाना चाहिए है, दोनों गलत है। और नीचे दिखाया गया है कि आपका जो भी स्टिचिंग हो रही है, आपके हैंड्स की पोजीशन क्या होनी चाहिए। आप थ्रोट प्लेट से पीछे हाथ रखें अपना, और सही से सिलाई आराम से करते रहें। जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन यूज कर रहे हैं तो फुटवियर पहन के ही करेंगे, जूते चप्पल पहन के ही सिलाई करेंगे। जूते चप्पल के बिना इलेक्ट्रॉनिक मशीन को यूज करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि करंट लग सकता है और कोई भी दुर्घटना घट सकती है। तो ऐसा ना हो कि हम जब भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन यूज कर रहे हैं तो बेयर फुट यूज करें और कोई दुर्घटना घटे। तो हमारा प्रिकॉशन क्या है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन को यूज करें तो फुटवियर पैरों में होना चाहिए, जिससे कि जो भी काम कर रहे हैं उनके सेफ्टी मेंटेन रहे। बेल्ट कवर होनी चाहिए, जो भी सिलाई मशीन की बेल्ट है वो कवर्ड होनी चाहिए, उनमें कोई कपड़ा लगा के या बीच में फंसा के उनको ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, कवर्ड होना चाहिए, और कोई भी दिक्कत ना आए जिससे कि। और नेक्स्ट फोटो आप देख रहे हैं कि हम किस तरह के कपड़े पहने। बहुत ज्यादा ढीले ढाले कपड़े, लूज फिटिंग क्लोथ नहीं होने चाहिए। ये प्रिकॉशंस हमें अभी से समझने पड़ेंगे और समझाने पड़ेंगे, जिससे कि आगे चल के काम करने में कोई दिक्कत ना हो। तो हमारे जो कपड़े हैं वो भी फिटेड हों, लूज ना हो। बाल बंधे होने चाहिए, मगर और मशीन पे झुक के काम नहीं करना है। देखिए हमारा जो हेड है वो 20 to 25 डिग्री टिल्ट होना चाहिए सिर्फ, पूरा हमें आगे झुक के काम नहीं करना है। मशीन हाइट और स्टूल हाइट भी प्रॉपर होनी चाहिए, जिससे कि जो भी काम कर रहा है उसको कोई दिक्कत ना आए। कई बार होता है कि आपका पोस्चर ऐसा होता है गलत, जिसकी वजह से दिक्कत बैठने में या काम करने में आ जाती है। तो पोस्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जहां भी हम काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, सिटिंग पोस्चर प्रॉपर होना चाहिए, जिसकी वजह से कोई दिक्कत ना हो। जब भी मशीन छोड़नी है खाली तो स्विच ऑफ करके छोड़नी है। मशीन जब भी आपने खाली छोड़नी है इलेक्ट्रॉनिक मशीन, तो वो बंद होनी चाहिए है, और बंद होने के बाद भी इसमें पावर होती है तो वो निकाल देनी चाहिए। वर्किंग विद मशीन, प्रॉपर वर्किंग, नीडल चेंजिंग, सुई बदलना एक ऑपरेटर को आना चाहिए, इसके लिए तो कोई मैकेनिक नहीं आएगा हमारे पास। सुई बदलने का समय कितना है? 12 सेकंड होता है, ये इंडस्ट्री के नॉर्म्स हैं। तो हमारे को प्रैक्टिस करनी है ना कि हम कैसे
उन नॉर्म्स तक पहुंच सकते हैं। यू कैन नोट डाउन कि हमारे को कितना टाइम चाहिए है नीडल चेंज करने के लिए। बॉबिन वाइंडिंग, आप नॉर्मली देखेंगे बॉबिन साथ में हमारा दूसरा लगा रहता है मशीन में, जो कि साथ साथ जब काम करते हैं तो भरता रहता है। तो बॉबिन वाइंडिंग भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी स्टिचिंग का, क्योंकि बॉबिन किस तरह का भरा होना चाहिए ये भी आप देख रहे हैं नीचे 3 पिक्चर्स, ए गुड एंड बी नॉट गुड, ठीक है ना, सामने दिखाई दे रहा है। और ये कई बार आपने देखा होगा जब आप काम करते हैं तो किस तरह से बॉबिन वाइंडिंग हुई भी है, और यही चीजें हमारे को बाद में इफेक्ट करती हैं जब हम स्टिचिंग करते हैं। बॉबिन टेंशन सेटिंग एंड सेट बॉबिन हुक, ये आप सभी को पता है वैसे तो, बॉबिन कैसे सेट किया जाता है। बॉबिन टेंशन, बॉबिन में स्क्रू होता है छोटा सा जिसको सेट करा जाता है, अगर लूज है तो टाइट करना है, और धागा आराम से नहीं आ रहा है तो थोड़ा लूज करना है। इन धागा कितना आसानी से, मैंने वही पतंग वाला एग्जांपल आपको दिया था थोड़ी देर पहले, कि जब आप बॉबिन में से धागा लेंगे, अगर बहुत लूज आ रहा है तो वो ठीक नहीं है, और अगर बहुत टाइट आ रहा है तो वो भी ठीक नहीं है। आप जब बॉबिन में से धागा निकालेंगे तो उसको भी हम हैंग करके देखते हैं कि अगर वो स्मूथली हैंग हो रहा है, चल रहा है। अगर आपने धागा पकड़ा और बॉबिन लटक गया तो मतलब बहुत टाइट है, और आपने धागा पकड़ा और बॉबिन दूर गिरा तो लूज है। और अगर धीरे धीरे बॉबिन में से धागा निकल रहा है, स्मूथली निकल रहा है, तो टेंशन ठीक है। बॉबिन केस जब हुक में सेट करते हैं तो वहां पर आपको आवाज आती है जिससे पता चलता है कि बॉबिन लैच में सेट हो चुका है। थ्रेडिंग ऑफ मशीन, मशीन थ्रेडिंग प्रॉपर होनी चाहिए। मैंने आपको अभी बताया कि जो बहुत रिसर्च के बाद हमारे जो अलग अलग कंपनीज हैं, जो कि पिगासस ब्रदर, ये पॉइंट्स देते हैं कि धागा कहाँ कहाँ से जाना चाहिए, और हम क्या करते हैं, थ्रेड टेक अप लीवर से लेके डायरेक्ट नीडल में धागा आ गया, जो कि नहीं होना चाहिए है। अलग अलग पॉइंट्स जो भी हमारे दिए गए हैं मशीन में, उनसे थ्रेडिंग करेंगे प्रॉपरली तो हमारे को थ्रेड ब्रेकेज वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। धागा डालने के लिए 55 सेकंड का टाइम होता है नॉर्मली इंडस्ट्री में। अब आप देखें, आप जब एक स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं पहली बारी में बहुत टाइम लगता है धीरे धीरे, तो उसी लिए ग्राफ यूज होगा कि पहली बारी कितना टाइम लगा, दूसरी बारी कितना टाइम लगा, तीसरी बारी कितना टाइम लगा, और प्रैक्टिस करने के बाद पता चलता है कि ग्रेजुअली हम कितना उसको रिड्यूस करते जा रहे हैं। स्टिच लेंथ एडजस्टमेंट कैसे करते हैं हम, थ्रू एसपीआई रेगुलेटर। टेंशन एडजस्टमेंट एंड प्रेशर फुट टेंशन डिस्क, टेंशन एडजस्टमेंट इन प्रेशर फुट एंड टेंशन डिस्क। ये मशीन के पार्ट दिए गए हैं हमारे को। प्रेशर फुट मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो ऊपर टेंशन पोस्ट होती है ये हमारे को सिर्फ खेलने के लिए यूज होती है, कभी एक बारी लूज कर दी फिर टाइट कर दी, इसका जानकारी बहुत कम होती है कि ये किस लिए है। मगर ये एडजस्ट किस लिए करनी है हमने, अगर हमारा थिक फैब्रिक है तो इसको लूज करेंगे, और थिन फैब्रिक है, पतला फैब्रिक है, तो इसको टाइट करेंगे, जिससे कि हमारा जो भी स्टिचिंग है वो स्मूथली हो सके। प्रेशर स्प्रिंग रेगुलेटर होता है जो कि हम एडजस्ट कर सकते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं 29 to 32 mm। देन का थ्रेड टेंशन पोस्ट, जिससे धागा एडजस्ट करते हैं हम।
फर्स्ट थ्रेड टेंशन, पहले भी हमारी इंडस्ट्रियल मशीन में एक थ्रेड टेंशन ऊपर दी हुई होती है और एक थ्रेड टेंशन हमारी थ्रेड टेकअप लीवर के पास होती है, मेन थ्रेड टेंशन, जिससे कि धागे को कंट्रोल कर सकें, धागा लूज या टाइट ना हो। स्प्रिंग लगा होता है जिसमें कि हम एडजस्ट कर सकते हैं धागे को। ठीक है, तो ये था हमारा मशीन के बारे में जानकारी, थोड़ा सा मशीन को जानना, पहचानना, मशीन को समझना। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप पोस्ट कर सकते हैं और उसके बाद हम लास्ट सेशन में उसको डिस्कस करेंगे। देन पेपर एक्सरसाइज आती है हमारी। पेपर एक्सरसाइज मतलब जब मशीन हम चलाना सिखाते हैं किसी को भी, बच्चे को, तो प्रैक्टिस कैसे करनी है, कैसे मशीन को चलाना है। अलग अलग टाइप की स्विंग एक्सरसाइजेस होती हैं, उनके साथ टाइम भी डिफाइंड होता है कि 30 सेकेंड्स में ये काम पूरा करना है, 140 सेकेंड्स में ये काम पूरा करना है। आपके अलग अलग एक्सरसाइज पे टाइम दिए होते हैं। तो इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन जो मोटराइज्ड स्विंग मशीन होती है, तो उसमें पता चलता है कि कंट्रोल कितना है काम करने पे, मशीन पे कंट्रोल करना। मेरे पास जब बच्चे आते हैं कि जी हमें मशीन चलाना सिखा दो इंडस्ट्री, तो मैंने कहा मैंने तो आज तक सीखी नहीं मशीन चलाना, इंडस्ट्रियल मशीन। हमें इंडस्ट्रियल मशीन चलाना नहीं सिखाना है, हमें इंडस्ट्रियल मशीन रोकना सिखाना है। इंडस्ट्रियल मशीन को हमें रोकना सीखना है। चल तो वो अपने आप जाती है, थोड़ा सा पैर लगाते हैं भाग जाती है, चलती नहीं है। उसको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे हमें उसको पैडल के थ्रू, छोटे छोटे बब जो देनी है, छोटे छोटी सिलाइयां जो करनी है, वो कैसे पैडल के थ्रू करेंगे। हैंड व्हील चला के नहीं करनी है, पैडल के थ्रू हमें कैसे चलाना है। तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट काम है, अगर इंडस्ट्रियल मशीन्स हैं आपके पास अवेलेबल, तो उनको कंट्रोल करना, उनको चलाना, उनको स्पीड को सेट करना कि कैसे हम उनको कंट्रोल करते हैं। और एक चीज और है, हमने कई बार देखा है ट्रेनिंग सेंटर्स में, स्कूल्स में, बच्चों को ये होता है कि जी 5 नंबर की मशीन पे ही काम करना है मुझे जी, रोज 5 नंबर की मशीन खाली नहीं है तो आज मैं तो काम नहीं करूंगा जी, या करूंगी जी, क्योंकि मेरी मशीन आज किसी और ने ले ली है। तो आप लोगों को ये प्रैक्टिस बच्चों को नहीं करने देना है। आप लोगों ने मेंटेन करना है कि रोटेशन बेसिस पर बच्चे अलग अलग मशीन पे काम करें। ठीक है ना, ना कोई घर से लाया है मशीन, ना कोई घर ले जाएगा मशीन, और ना ही इंडस्ट्री में वो मशीन मिलेगी जिसपे ट्रेनिंग ली है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता, माइनर डिफरेंसेस होते हैं मशीन की सेटिंग्स में और यूज करने पर। तो आप अलग अलग मशीन पे बच्चों को बैठाएं जिससे कि उनको हर एक मशीन के बारे में जानकारी हो और वो समझ सकें कि कंट्रोल करना क्या होता है। बच्चा कहता है जी मैंने 2 नंबर वाली मशीन कंट्रोल करी थी, आज किसी और ने ले ली, तो अब मैं क्या करूं। तो आपको भी पता है कि सारी मशीनें एक ही टाइप की हैं, थोड़ा थोड़ा माइनर डिफरेंस जरूर होगा, टेक्निकल डिफरेंस, बट मेजर डिफरेंस कोई नहीं होगा। तो एक इस प्रैक्टिस को आप बिल्कुल खत्म कर दें बच्चों के साथ कि एक मशीन मतलब एक ही कैंडिडेट। अलग अलग मशीन पे बैठाइए एक बैच के कैंडिडेट्स को, जिससे कि रोटेशन में वो सारी मशीनें चलाएं और उनको पता चले कि भी कोई दिक्कत नहीं है, वो चेंजेस को एक्सेप्ट करना जाने और समझें कि मशीन को कैसे यूज करना है। फैब्रिक एक्सरसाइज इस टाइप की भी होती हैं, जब कंट्रोल हो जाता है बच्चे का, तो 210 सेकेंड का है ये, मतलब 3.5 मिनट में ये पूरे पेज पे इन लाइनों पे स्टिचिंग करनी है बच्चों ने। सी वी से इफ we can do 70% of our given work, then it is okay. अगर हमारा बच्चा 70% भी काम कर लेता है, आपने 3.5 मिनट स्टॉप वॉच को सेट करना है और ये काम शुरू करना है। 3.5 मिनट में आपने एक देखना है कि बच्चे ने कितना काम करा। अगर 100% कर दिया तो बहुत ही बढ़िया है, और एवरेज इज 70%। 70% अगर वो कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आगे बढ़ सकते हैं। अगर कोई 3.5 मिनट से पहले इस काम को खत्म कर देता है, जो जैसे आपको कॉर्नर स्टिचिंग विद प्रिसाइज टर्न्स दिखाई दे रही है, वो 210 सेकेंड लिखा है इस एक्सरसाइज पे, मतलब 3.5 मिनट। तो अगर 3.5 मिनट से पहले कोई खत्म करता है तो वो अबव एवरेज है। अगर 70% काम कर लेता है तो वो एवरेज है, और अगर 70% से कम काम कर पाता है तो वो बिलो एवरेज है। तो इससे आपको इंटरनल
ट्रायल टेस्टिंग भी हो जाती है कि जो भी बच्चा है वो काम करना सीख रहा है या नहीं। कॉमन मशीन फॉल्ट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये कॉमन मशीन फॉल्ट्स। पकरिंग, पकरिंग क्या होती है? आपको ये नीचे जो फोटो दिखाई दे रही है इसमें दो स्टिच लाइन दिखाई दे रही हैं और उनके बीच में पकरिंग। कई जगह पकरिंग एक डिफेक्ट है और कई जगह पकरिंग इज अ इफेक्ट। डिफेक्ट और इफेक्ट का डिफरेंस समझिए। अगर ये हमारी शर्ट में है, कहीं शोल्डर पे है या कॉलर पे है तो ये डिफेक्ट है, और डेनिम की इन सीम में या बॉटम में है तो इफेक्ट है। और ये होता क्यों है? थ्रेड टेंशन टाइट होने की वजह से, आइदर अपर टेंशन और लोअर टेंशन। अगर कोई भी टेंशन थ्रेड की टाइट होगी तो पकरिंग जरूर आएगी। एक धागा कोई भी अगर टाइट रहेगा तो पकरिंग आती है। तो अगर हम अपने गारमेंट्स में, डिपेंड करता है कि कहाँ देख रहे हैं डिफेक्ट है, ये बहुत मेजर डिफेक्ट आता है कई बारी, और जहां पर हमें एज एन इफेक्ट चाहिए जैसे डेनिम में होता है बॉटम फोल्ड में या इन सीम में, तो वो एक इफेक्ट कहलाता है। स्टिच क्रैकिंग, टाके टूटना, नीडल डैमेज और ब्रेक्स, सुई के पॉइंट सही ना होना उसकी वजह से, टॉप एंड अंडर थ्रेड ब्रेक्स, ऊपर या नीचे के धागे टूटना, स्किप स्टिचेस, टाप जिसको आप बोलते हैं, आप ऊपर ग्रे वाले सैंपल में देख सकते हैं टाप। अनइवन स्टिच, अनइवन स्टिच हमारे जो डिफेक्ट्स होते हैं वो स्विंग डिफेक्ट होते हैं और सीमिंग डिफेक्ट, दो तरीके के डिफेक्ट होते हैं। स्विंग डिफेक्ट मतलब जो मशीन की वजह से आ रहे हैं, और सीमिंग डिफेक्ट मतलब जो मशीन और ऑपरेटर के कोऑर्डिनेशन की वजह से आ रहे हैं। तो ये जो टाप है ये तो सिलाई का दोष है जो मशीन की वजह से आ रहा है, मगर जो अनइवन वो सॉरी इनकरेक्ट स्टिच फॉर्मेशन है वो टेलर की वजह से आ रहा है, जो कि सही से कपड़े को कंट्रोल नहीं कर रहा है। वॉबलिंग स्टिच या मशीन स्लगिश, ये भी नीचे कई बार धागा खूब सारा जमा हो जाता है जो कि बॉबिन की वजह से हो जाता है। तो वो अगर मशीन की थोड़ी भी सेटिंग खराब होगी तो हमारे को ऐसे डिफेक्ट्स जरूर देखने को मिलते हैं। डेली मेंटेनेंस, डेली मेंटेनेंस में क्या इंपॉर्टेंट है हमारा? चेक द लुब्रिकेशन। मशीन लुब्रिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमारे जो ये जो मशीनें हैं, इंडस्ट्रियल मशीन्स हैं, ये सेल्फ लुब्रिकेटेड होती हैं। इसमें टैंक होता है ऑयल का, और जब मशीन चलती है तो ऊपर एक कैप होती है जिसमें दिखाई देता है अगर मशीन चलते हुए ऑयल पूरा उस पर उछल के बाहर तक ऊपर तक दिखाई देता है। अगर वो दिख रहा है मतलब ऑयल प्रॉपर है मशीन में, और अगर वो नहीं दिख रहा है मतलब ऑयल की कहीं ना कहीं कोई कमी है, तो हमारे को ऑयल रिफिल करना होता है। और इसका जब हम इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन का टैंक ओपन करके देखते हैं, जब हेड को उठा के देखते हैं तो हमें दिखाई देता है उस टैंक में लिखा होता है लो, मीडियम, हाई। तो हमारा मीडियम से तो ऊपर ही रहना चाहिए ऑयल जब भी है, लो तक पहुंचने की देने की नौबत नहीं आनी चाहिए। जो ऑयल है वो मीडियम या मीडियम से ऊपर रहे, नॉर्मल तो बहुत अच्छी बात है। चेक द ऑर्डर ऑफ द थ्रेडिंग। डेली मेंटेनेंस में हमारे को सबसे पहले तो ऑयलिंग चेक करनी है, लुब्रिकेशन चेक करना है हमारी मशीन का, और धागा किस तरह से डाला हुआ है। मैंने अभी आपको बताया था धागा किस तरह से डाला जाना चाहिए, और क्या कॉमनली हमारे को दिखाई देता है किसी थ्रेड टेकअप लेवर से लेकर सीधा नीडल में धागा गया, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। थ्रेडिंग का ऑर्डर भी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चेकिंग द नीडल कंडीशन, सुई को भी चेक करना होगा हमारे को कि किस तरह की है। बेंड, डैमेज ऑफ टिप, सेटिंग पोजीशन, कई बारी हम मशीन नीडल गलत सेट कर देते हैं, कई बारी नीडल टेढ़ी हो चुकी होती है, कई बारी जो टिप होती है नीडल की वो खराब हो चुकी होती है, तो वो भी हमारे को कई बारी गारमेंट में डिफेक्ट देती है, क्वालिटी को मेंटेन करने में परेशानी आती है। तो हमारे को ये भी ध्यान रखना है कि जी जो हमारी नीडल है वो ठीक से सेट है या नहीं है। एडजस्ट थ्रेड टेंशन, थ्रेड टेंशन, जो बॉबिन केस की टेंशन होती है वो उसके स्क्रू को हम लूज या टाइट करके सेट कर सकते हैं, और मशीन में जो थ्रेड टेंशन पोस्ट होती है जो एक स्प्रिंग होता है उससे हम धागे को लूज या टाइट कर सकते हैं। तो ये बार बार हमारा पॉइंट आ रहा है, पतंग उड़ाने की याद आती है सभी को कि
अगर आपका धागा स्मूथली ऊपर और नीचे से आ रहा है तो आपकी टेंशन एडजस्टेड है, और अगर नहीं है तो आपको दोनों जगह से धागे को एडजस्ट करना है जिससे कि स्मूथली धागा हमारे पास आ सके। प्रेशर एडजस्टमेंट, प्रेशर फुट एडजस्टमेंट मैंने आपको बताया था, जो ऊपर एक स्क्रू होता है मशीन में, उसको एडजस्ट करना अकॉर्डिंग टू फैब्रिक। अगर थिक फैब्रिक है तो उसको लूज करना है, और थिन फैब्रिक है तो उसको टाइट करना है। क्लीनिंग द मशीन एंड ऑफ द ऑपरेशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो कि हमारे को लगता है कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। साफ सफाई स्वच्छता हर एक की जिम्मेवारी है। साफ सफाई हर एक की जिम्मेवारी है। हम चाहते हैं कि 50 लोग मिलकर गंदगी करें और एक व्यक्ति उस गंदगी को साफ करता रहे। ये हमारी सोच है जो गलत है। हमें अपना कंट्रीब्यूशन करना है, हमें अपना काम करना है, हमारे को अपनी सफाई, अपना पार्ट करना है। तो स्टूडेंट भी जिम्मेवार है साफ सफाई के लिए, टीचर भी जिम्मेवार है साफ सफाई के लिए, मैनेजमेंट भी जिम्मेवार है साफ सफाई के लिए, और एक जो हाउसकीपिंग पर्सन है वो भी जिम्मेवार है साफ सफाई के लिए। हम क्या कहते हैं सिर्फ एक हाउसकीपिंग पर्सन ही जिम्मेवार है साफ सफाई के लिए, वो गलत है। हर एक जिम्मेवार है। तो पहले हम अपना काम कंट्रीब्यूशन देंगे, उसके बाद हम किसी और का कंट्रीब्यूशन देखेंगे। क्लोज ऑल द कवर एंड पुट मशीन कवर, जो भी मशीन में कवर है जैसे कि थ्रोट प्लेट है या और कोई कवर है वो बंद होना चाहिए, और मशीन को कवर करके छोड़ना है जब भी हम काम खत्म करेंगे अपना। तो एक दिन में हमारे को कम से कम 2 बारी मशीन को साफ करना है और सारे कवर्स को कवर करके रखना है। ये ट्रेनर की जिम्मेवारी भी है, ट्रेनी की जिम्मेवारी भी है, और जो भी इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है उसकी जिम्मेवारी है। रिमेंबर टू प्लेस अ पीस ऑफ फैब्रिक अंडर द प्रेशर फुट, सुई के नीचे एक कपड़ा लगा दें जिससे कि अगर कोई कई बार जो सेल्फ लुब्रिकेटेड मशीन्स होती हैं उनमें से सुई पे से तेल स्पिल करता है, तो वो अगर लगा के रखेंगे तो बहुत अच्छा है, जिससे कि कोई भी जब आप दोबारा काम शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर कोई सफाई करनी है तो वो हो सकती है। चलिए अब आज हम मेन टॉपिक पे आते हैं अपने स्टिच डेफिनेशन। टांका, टांका बोलते हैं या टांके बोलते हैं? हम जब हिंदी में बात करते हैं तो टांके बोलते हैं, या पंजाबी में टांके, क्योंकि एक बार ही अगर हम धागे से कपड़े से सुई को निकाल देते हैं तो हमारा कोई काम नहीं होता। हमारे को सुई को जब तक दोबारा से कपड़े में से क्रॉस नहीं करेंगे तब तक हमारा काम नहीं चलेगा। तो हमें दोबारा से धागा निकालना ही पड़ेगा। तो टांके, स्टिचेस, a stitch is a loop of thread or yarn resulting from a single pass or movement of the needle in sewing, knitting or crocheting। जब भी हम सिलाई कर रहे हैं या निटिंग कर रहे हैं, जब हाथ से कोई काम कर रहे हैं या क्रोशिया से काम कर रहे हैं, जैसा भी काम चल रहा है, तो हम टांका बना रहे हैं। Stitching is an interlacing, interlooping, intralooping of one or more threads move over and between the one or more plies of fabric। टांका क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा कोई भी कपड़े की प्लाई को हम स्टिच कर रहे हैं और एडजस्ट कर रहे हैं, तो हमारे को 3 तरीके से हम स्टिचेस को बना सकते हैं। वो 3 तरीके क्या हैं यहाँ पे दिए हुए हैं? इंट्रालूपिंग, इंटरलूपिंग एंड इंटरलेसिंग। जितने भी मशीन से टांके बनते हैं वो 3 ही तरीकों से बनते हैं। प्रिंसिपल्स, जो नियम है वो 3 है: इंट्रालूपिंग, इंटरलूपिंग, इंटरलेसिंग। इंट्रालूपिंग, पासिंग ऑफ अ लूप ऑफ थ्रेड थ्रू अनदर लूप फाउंड बाय द सेम थ्रेड। जो मशीन से टांके बनते हैं उनमें अभी हम स्टिच क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, कितने तरीके से अलग अलग टांके बनते हैं, और मशीन से जो टांके बनते हैं वो इन 3 प्रिंसिपल्स के आधार पे बनते हैं, इन 3 नियमों के आधार पे बनते हैं।
जब भी एक धागा दूसरे धागे को का फंदा बना रहा है, लूप बना रहा है, और वो पहला फंदा और दूसरा फंदा एक ही धागे के हैं, तो उसको इंट्रा लूपिंग कहते हैं, जहां की एक ही धागा यूज हो रहा है। आगे हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। इंटरलूपिंग, पासिंग ऑफ अ लूप ऑफ थ्रेड थ्रू अनदर लूप फाउंड बाय अ डिफरेंट थ्रेड। चेन स्टिच होता है जो कि एक लूप एक धागे का है और दूसरा लूप दूसरे धागे का है। ए और बी धागे, दो धागे यूज हो रहे हैं। हमने अभी तक सिंगल नीडल लॉक स्टिच मशीन के बारे में बात करी है, जिसमें हमें पता चला कि जो धागा आता है वो नीडल से आता है और बॉबिन बॉबिन केस से आता है। मगर कई चेन स्टिच मशीन होती है जिसमें धागा आता है नीडल से और लूपर से, लूपर होते हैं उसके अंदर चेन स्टिच में। तो ये जो इंट्रा लूपिंग और इंटर लूपिंग है, ये वही सिस्टम है। एक में इंट्रा लूपिंग में ब्लाइंड लूपर होता है और इंटर लूपिंग में आई लूपर होता है, यूज होता है। And then third is interlacing, passing of a loop of thread over and around another loop or another through another thread। जो हम लॉक स्टिच के बारे में जब बात करते हैं, जो हमने सिंगल नीडल लॉक स्टिच मशीन के बारे में बात करी है, जिस भी मशीन में बॉबिन बॉबिन केस लगता है, वो इंटरलेसिंग प्रिंसिपल के थ्रू स्टिच को फॉर्म करती है। चलिए इसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे हम। स्टिच क्लासिफिकेशन, जो टांकों के नाम दिए गए हैं वो क्लासेस, क्योंकि ये क्लासेस जो हैं ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स हैं, जो कि हम बात करते हैं आगे कि इंडिया में तो काम करेगा ही हमारा ऑपरेटर। हो सकता है कि ऑपरेटर बाहर चला जाए, या जो वो प्रोडक्ट बना रहा है वो बाहर जाए किसी दूसरे देश में। तो यहाँ जैसे लैंग्वेज अलग अलग है, वैसे ही हम चीजों को समझने में दिक्कत है। इसलिए कुछ ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स हैं जो कि हर कंट्री में स्टैंडर्ड सेम होते हैं, तो उन नंबर्स के थ्रू उनको हम पहचानते हैं। स्टिच क्लास 100 इज चेन स्टिच, ऐसा चेन टांका जो कि एक धागे से बना है, जो आसानी से खुल जाए। आपने कभी आटे की बोरी या रेत की बोरी, ऐसी कोई बोरी भी खोली होगी, या कई बार हमारे बटन में भी ऐसा टांका होता है जिसमें कि एक धागा खींचे तो वो पूरा खुल जाए, तो वो चेन स्टिच कहलाता है, क्लास 100 का। और किस तरह के, जैसे मैंने अभी आपको 3 एग्जांपल दिए कि जी बोरी में या बटन में या कपड़ों में, और कई जगह बास्टिंग स्टिच बोलते हैं इसको, जो कच्चा टांका, तो ये ऐसा होता है कि एक धागा खींचा जाए तो पूरा खुल जाता है। तो वो जितने भी अलग अलग तरीके के टांके आएंगे वो 101 से लेकर के 199 की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। तो वो हम क्लास 100 को बोलते हैं, स्टिच क्लास 100, ठीक है। स्टिच क्लास 200 होता है हैंड स्टिच। जैसे कि हमने बात करी मशीन से अलग अलग तरीके से टांके बनते हैं, वैसे ही हाथ से आपने कई सारे तरीके के टांके बनाए हैं। और हाथ की कढ़ाई के बारे में अगर आप जानते हैं तो फ्लैट स्टिच, लूप स्टिच, नॉटेड स्टिच, बेसिक 3 स्टिच होते हैं। उसके अंदर कई सारे स्टिच होते हैं, रन स्टिच होता है, सैटिन स्टिच होता है, लेजी डेजी होता है, बुलियन नॉट होता है, चेन स्टिच होता है। और वो सारे हाथ से बने हुए टांके होते हैं। जो सबसे ज्यादा टांके जो हैं वो स्टिच क्लास 200 में आते हैं, जिसमें से कि 80 से 85 कैटेगरी है। स्टिच क्लास 200 एक क्लास है, 201 से लेकर के 299 तक इसमें अलग अलग तरीके के टांके आते हैं। जो भी टांके का बनाने का तरीका बदलता है, उसी के साथ उसका नंबर भी बदल जाता है। देन आता है थर्ड स्टिच क्लास 300 लॉक स्टिच। लॉक स्टिच मतलब जिस भी मशीन में बॉबिन बॉबिन केस लगता है, वो मशीन लॉक स्टिच बनाती है, और वो टांका 300 की कैटेगरी में आता है, 301 से लेकर के 399। और किसी भी क्लास में एक्सेप्ट स्टिच क्लास 200 10 या 12 कैटेगरीज हैं। सिर्फ 200 है जिसमें कि 70, 75, 80 कैटेगरी हैं अलग अलग। और किसी भी क्लास में, हम यहाँ पर 100, 200, 300, 400, 500, 600 के बारे में बात करेंगे, उनमें 12 या 15 से ज्यादा अलग कैटेगरी नहीं है। हैंड स्टिच है जिसमें 75 टू 80 डिफरेंट टाइप के स्टिचेस होते हैं। मगर नंबर जब क्लास दे दी गई है तो वो एक पूरी क्लास है। स्टिच क्लास 300 में वो मशीनें यूज होती हैं जिसमें बॉबिन एंड बॉबिन केस लगता है। सिंगल नीडल लॉक स्टिच या डबल नीडल लॉक स्टिच। सिंगल नीडल लॉक स्टिच है तो उसमें एक नीडल होता है, एक बॉबिन बॉबिन केस होता है। डबल नीडल लॉक स्टिच, दो नीडल हैं तो दो ही बॉबिन बॉबिन केस यूज होते हैं। 3 नीडल लॉक स्टिच, 3 सुइयां और 3 बॉबिन केस वाली मशीन नहीं आती, एक या दो वाली ही लॉक स्टिच की मशीन आती है, ठीक है। तो 300 में नीडल एंड
बॉबिन बॉबिन केस यूज होता है। 200 में हाथ की सुई और धागा यूज होता है, कोई मशीन यूज नहीं होती है। 100 में सुई कर्व नीडल यूज होती है, कई बार इसमें गोल सुई होती है, हाफ सर्कुलर सुई होती है। और जो लूपर होता है इसमें यूज, वो ब्लाइंड लूपर होता है, उसमें से धागा पास नहीं करते हैं, वो सपोर्ट के लिए यूज होता है, क्योंकि एक ही धागे से टांके बनते हैं इसमें। ठीक है, स्टिच क्लास 100, 200 और 300 के बारे में हमने अभी बात करी। स्टिच क्लास 100 वो टांका है जो कि एक ही धागे से बनता है, मशीन के द्वारा बनता है, जिसमें कर्व नीडल और ब्लाइंड लूपर यूज होता है, और आसानी से खुलने वाला टांका होता है। ये एक धागा खींचने से पूरा धागा बाहर आ जाता है, जो हमने कई बारी ऐसे बोरियों में, आटे की बोरी और रेते की बोरी में देखा है, या फिर अपने कमीज के बटन में भी देख सकते हैं आप। कई बारी पहले चेन स्टिच से लगता था कमीज का बटन, अब लॉक स्टिच की मशीन आ गई है कमीज का बटन लगाने के लिए। या कहीं बास्टिंग स्टिच, जो कहीं कच्चा करना है टाके गारमेंट में, वहां यूज होता है, तो उस मशीन में कर्व नीडल और ब्लाइंड लूपर यूज होता है। स्टिच क्लास 200 में हाथ की सुई और धागा यूज होता है। हैंड एम्ब्रॉयडरी समझ सकते हैं आप, तुरपाई समझ सकते हैं आप, उसके एग्जाम्पल हैं। जो स्टिच क्लास 100 है वो भी तुरपाई वाली मशीन भी आती है उसमें, जैसे हम हेमिंग करते हैं जो एक ही तरफ दिखाई दे, वो भी मशीन आती है उसमें। उसमें कर्व नीडल और ब्लाइंड लूपर होता है, जो कि तुरपाई कर सकती है। तुरपाई की क्या विशेषता होती है कि वो एक ही तरफ दिखाई देते हैं टांके, दूसरी तरफ टांके नहीं दिखाई देते हैं। जैसे बॉटम में, पैंट के बॉटम में या साड़ी की फॉल, वो मशीन से भी काम हो सकता है, मगर उसका डिसएडवांटेज क्या है, ये एक धागा खींचने से पूरी सिलाई खुल जाएगी। जो हाथ से होगी वो एक धागा खींचने से मेहनत करनी पड़ेगी, खुल तो वो भी जाएगी। स्टिच क्लास 300 है लॉक स्टिच, जिसमें बॉबिन एंड बॉबिन केस यूज होता है। सुई और बॉबिन एंड बॉबिन केस, एक सुई तो एक बॉबिन बॉबिन केस, दो सुई तो दो बॉबिन बॉबिन केस। ओके, देन आते हैं हम आगे स्टिच क्लास 400 मल्टी थ्रेड चेन स्टिच। मल्टी थ्रेड चेन स्टिच जहां पर दो या दो से ज्यादा धागों से बना हुआ चेन स्टिच। आप अपने गारमेंट्स में देख सकते हैं, डेनिम का इनसीम जो होती है वो फीड ऑफ द आर्म मशीन से होती है, और फीड ऑफ द आर्म मशीन यूज होती है स्टिच क्लास 400 का टांका बनाने में, जिसमें एक सुई और एक लूपर के द्वारा चेन स्टिच बनता है। ऊपर से तो हमें वो लॉक स्टिच जैसा ही दिखाई देता है, मगर अंदर उसमें चेन बनी हुई होती है। आप चेक कर सकते हैं अपने डेनिम की इनसीम में बहुत कॉमनली यूज होता है वो, जहाँ ऊपर तो लॉक स्टिच जैसी सिलाई दिखाई दे रही होती है और अंदर उसमें चेन बनी हुई होती है। देन स्टिच क्लास 500 ओवर एज चेन स्टिच, ये बहुत मजेदार टॉपिक है। स्टिच क्लास 500, जब हम इंटरएक्टिव सेशन में होते हैं तब पूछा जाता है कि भाई आप ने कभी अपने कपड़ों को, आप जब टेलर मेड कपड़े यूज करते हैं तो लेडीज सूट्स में ओवरलॉक करवाते हैं या इंटरलॉक करवाते हैं, तो बड़ी आवाज आती है कि जी हम इंटरलॉकिंग करवा के आते हैं, जबकि वो गलत है। ओवर और इंटर में अगर आप समझ सकते हैं डिफरेंस क्या है, ओवर मतलब ओवर द एज ऑफ द फैब्रिक, कपड़े के बिल्कुल किनारे पे। ओवर एज चेन स्टिच जो होता है वो क्लास 500 का होता है, और इसमें तीन, ये सारे चेन स्टिच के वर्जन हैं। ओवर एज जो चेन स्टिच किनारे पे बनाया जाए कपड़े के, जिसको हम ओवरलॉक भी बोलते हैं। 3 धागे का भी होता है, 4 धागे का भी होता है। 3 धागे का हमारे जो होता है वो वोवन फैब्रिक में यूज करते हैं क्योंकि उसमें खिंचाव कम होता है, और 4 धागे का जो होता है उसको निटेड फैब्रिक के साथ यूज करते हैं क्योंकि उस कपड़े में खिंचाव होता है, तो टांके में भी थोड़ा सा खिंचाव होता है जो कि उसको सह सके। तो नॉर्मली जब हम अपने कपड़ों को की एजेस को, किनारों को, जिससे कि धागे बाहर ना निकले, फिनिश करवाते हैं, तो वो हम क्लास 500 के ओवर एज चेन स्टिच के थ्रू फिनिश करवाते हैं। जबकि हम बोलते क्या है कि ये हमने ओवरलॉक इंटरलॉक करवाया है, जो कि गलत है। स्टिच क्लास 600 में जब आते हैं हम, तो वो है कवरिंग चेन स्टिच, इसको बोलते हैं इंटरलॉकिंग। फ्लैट लॉक, इंटरलॉक या कवरिंग चेन स्टिच, इस स्टिच का नाम है स्टिच क्लास 600। टी शर्ट का बॉटम हेम आपने फोल्ड हुआ हुआ देखा होगा, टी शर्ट का बॉटम हेम या स्लीव हेम फोल्ड होता है, वो स्टिच क्लास 600 से। कवरिंग चेन स्टिच इसलिए बोलते हैं इसको, कपड़े को अंदर फोल्ड करके, एक ही फोल्ड दे करके, हम किनारे पे नहीं होता ये बिल्कुल। स्लीव हेम देखिएगा अपनी टी शर्ट की, वो कपड़ा फोल्ड करा रिवर्स और उसको फिनिश कर दिया, एज को फिनिश कर रहे हैं वहां भी, मगर कवर करने के बाद कर रहे हैं। और ओवर एज
मतलब बिल्कुल कपड़े के किनारे पे। तो ये डिफरेंस नाम में ही है और काम में भी बहुत कुछ है। तो ये स्टिच क्लास 100, चेन स्टिच 200, हैंड स्टिच 300, लॉक स्टिच 400, मल्टी थ्रेड चेन स्टिच 500, ओवर एज चेन स्टिच या ओवरलॉकिंग 600, कवरिंग चेन स्टिच, फ्लैट लॉकिंग या इंटरलॉकिंग। ठीक है, ये स्टिच क्लास 600 तक हमें पढ़ाना है और समझाना है। ओवरलॉक जो है वो क्लास 500 का स्टिच है। कई बार कॉम्बिनेशन स्टिच मिलता है हमें 500 और 400 का, जो कि 5 थ्रेड ओवरलॉक या 6 थ्रेड ओवरलॉक के रूप में हमें कॉम्बिनेशन स्टिच में मिलता है। एक ही मशीन के द्वारा ये काम हो जाता है। स्टिच क्लास 200 आपने देखा होगा, हैंड स्टिच है, जो कि ऊपर और नीचे सेम दिखाई देता है। जहां आपको टांका ऊपर दिखाई देगा वहां नीचे नहीं दिखाई दे रहा, जहां नीचे दिखाई दे रहा है वहां ऊपर नहीं दिखाई दे रहा। Found by single thread passed from one side of fabric to the other. This type of stitch is formed with the one thread. एक ही धागे से बनता है ये। लॉक स्टिच जिगजैग मशीन से भी बनता है और सिंगल नीडल लॉक स्टिच मशीन या डबल नीडल लॉक स्टिच मशीन के थ्रू भी बन सकता है। बॉबिन नीडल और बॉबिन के इसके थ्रू ये स्टिच फॉर्म होता है। चेन स्टिच मैंने आपको बताया था अभी कि ऊपर से तो ये लॉक स्टिच जैसा दिखाई देता है, अंदर इसमें चेन बनी हुई होती है। इसमें लूपर और नीडल यूज होती है स्टिच को फॉर्म करने के लिए। स्टिच क्लास 500 ओवर एज चेन स्टिच। ये ओवरलॉकिंग आपने देखी है, 3 धागे की भी हो सकती है और 4 धागे की से भी हो सकती है। दिस टाइप ऑफ स्टिच इज फाउंड विद 2 थ्रेड्स, 1 नीडल थ्रेड एंड 1 लूपर थ्रेड। नीडल थ्रेड और लूपर थ्रेड कम से कम चाहिए हैं इसमें। लूपर ऑफ द नीडल आर पास थ्रू द मटेरियल। लूप लूप्स ऑफ द नीडल थ्रेड आर पास थ्रू द मटेरियल। कपड़े के अंदर से जो लूप है वो सुई के धागे के पास होते हैं और एज को कवर करते हैं, जिससे कि कोई भी धागा फ्रेइंग धागे ना निकले किनारे पे से कपड़े के। देन कवरिंग चेन स्टिच, जो मैंने आपको बताया था, टी शर्ट का बॉटम हेम, स्लीव हेम बहुत कॉमनली ये यूज होता है वहां पे। और कई बार डेकोरेटिव स्टिच के लिए भी यूज करते हैं इसको। टी शर्ट्स में या निटेड फैब्रिक पे ज्यादा यूज करते हैं इसको। निटेड और वोवन फैब्रिक का डिफरेंस आपको पता ही होगा। तो क्योंकि इसमें खिंचाव होता है और निटेड फैब्रिक में भी खिंचाव होता है, तो ये उसको आसानी से यूज कर सकते हैं उसके। 4 धागे की भी होती है, 5 धागे की भी होती है, 6 धागे की भी होती है निटिंग कवरिंग चेन स्टिच। टी शर्ट के बॉटम में आप नॉर्मली देखेंगे ऊपर 2 सिलाइयां दिखाई देती हैं सीधी सीधी, और अंदर उसमें जिगजैग होता है जैसा यहाँ बना हुआ है। 4 धागे का होता है वो। कई बार आप देखेंगे जैसा ऊपर दिखाई दे रहा है स्टिच वैसा ही नीचे दिखाई देगा, तो वो 6 धागे से होगा। तो कई बार इसमें 1 सेंटीमीटर की सिलाई लगाने के लिए 32 सेंटीमीटर तक धागा कंज्यूम हो जाता है, अगर 6 थ्रेड हो कवरिंग चेन स्टिच है। थ्रेड कंजम्पशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हमें पता होनी चाहिए। अब आते हैं हम सीम पे। पहला था हमारा स्टिच के बारे में, अब हम सिलाई के बारे में बात करेंगे। A seam is the application of a series of stitches or stitch type to one or several thickness of material. सिलाई क्या है? कपड़े को हम कैसे रख रहे हैं, दो फैब्रिक के लेयर्स को हम किस तरह से ऐड कर रहे हैं, दैट मेक्स अ सीम। वो एक सीम तैयार करती है। चलिए यहाँ एक्सरसाइज तो आप नहीं करेंगे,
देखिए यहाँ फोटो आपको दिखाई दे रही होंगी, सुपर इम्पोज सीम, सीम क्लास 1। जैसे हमारे को स्टिचेस को भी क्लास करा हुआ है, वैसे ही सीम्स को भी क्लासिफाई करा हुआ है। सीम क्लास 1 है सुपर इम्पोज्ड सीम, जिसको आप प्लेन सीम भी बोलते हैं, मगर वो प्लेन सीम प्रॉपर नाम नहीं है। उसको आपने 2 प्लाईज को स्टिच कर दिया, दैट इज सुपर इम्पोज। जब पूरी तरह से एक कपड़े को ढक के दूसरा कपड़ा स्टिच कर रहे हैं, दैट इज सुपर इम्पोज्ड सीम। ओके, यहाँ पर जो सेकंड सीम दी हुई है हमने, लैब फेल्ड सीम दिया हुआ है, जिसका डायग्राम आप देख रहे हैं। 2 फैब्रिक को आपस में एक दूसरे के साथ सीम मार्जिन को फोल्ड करके स्टिच करा गया है। इसको अगर सीधा कर देंगे हम, 2 सीधी सीधी लाइनों को स्टिच करेंगे, तो वो लैब सीम होती है। ये लैब फेल्ड सीम है। लैब सीम जो होती है वो हमारे गारमेंट्स में बहुत कम यूज होती है, क्योंकि हम जब भी गारमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो हमारे को फिनिश्ड एजेस चाहिए, कहीं से भी धागे बाहर ना निकल रहे हों। और अगर सिंपल लैब सीम के बारे में बात करेंगे तो उसकी रॉ एजेस दोनों तरफ बाहर आएंगी। तो हम सिंपल लैब सीम गारमेंट्स में यूज नहीं करते हैं, लैब फेल्ड सीम जो हमारा डायग्राम दिखाई दे रहा है सामने, उसको यूज करते हैं। ट्राउजर्स की इनसीम और शर्ट्स की साइड सीम में हम इसको बहुत कॉमनली यूज करते हैं। ट्राउजर्स की इनसीम, जीन्स की आपकी इनसीम और शर्ट की साइड सीम को, इसको बोलते हैं लैब फेल्ड सीम। और जो सिंपल लैब सीम है वो कई बार लेदर प्रोडक्ट्स में यूज करी जाती है, जहां पर कि 2 प्लाईज को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके सिर्फ सीम मार्जिन ओवरलैप करके रख देते हैं और स्टिच कर देते हैं। क्योंकि लेदर में से कोई धागे बाहर नहीं निकलते हैं, तो सिंपल लैब सीम हम वहां यूज कर सकते हैं, मगर गारमेंट्स में हम सिंपल लैब सीम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एजेस, रॉ एजेस दोनों तरफ बाहर आ जाएंगे। चलिए, आपको ये चीज आसानी से बाउंड सीम के डायग्राम में समझ में आ जाएगी। बाइंडिंग, आप कई बार नेक बाइंड करते हैं, तो ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ये सिंपल बाउंड सीम दिखाई दे रही है। सिंपल बाउंड सीम हम लेदर में कर सकते हैं, पर्सेस में आपको मिल जाएगी, मगर गारमेंट्स में नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी भाई गारमेंट्स में? क्योंकि गारमेंट में एक रॉ एज को कवर करने के लिए हमने 2 ओपन रॉ एजेस छोड़ दी, जो पीस ऑफ क्लॉथ ऐड करा है। तो ये क्या होता है हमारा, ये अंदर की तरफ फोल्ड हुआ हुआ होता है। जैसे आपको लेफ्ट सीम में फोल्ड एक दिखाई दे रहा है थोड़ा सा फैब्रिक का, उसी तरह से यहाँ पर 5 प्लाईज हो जाती हैं फैब्रिक की। नॉर्मली जब आप स्टिच करते हैं, आप नेक बाइंडिंग करते हैं, तो 5 लेयर होते हैं। एक जो आपने स्ट्रिप ली उसको पहले फोल्ड करा ऊपर, फिर दूसरी तरफ फोल्ड करा और मेन फैब्रिक के साथ स्टिच करा, तो वो 5 लेयर एक साथ रख रहे हैं आप बाउंड सीम को बाइंडिंग करने के लिए। ये कॉमन बाउंड सीम वो है। ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है यहाँ, ये सिंपल बाउंड सीम है, जो कि गारमेंट्स में यूज नहीं होती, मगर पर्स में, लेदर प्रोडक्ट्स में बहुत कॉमनली यूज होती है, क्योंकि उसमें रॉ एजेस का इशू नहीं होता। इसको बोलते हैं सीम क्लास 3 बाउंड सीम। देन सीम क्लास 4 आता है डेकोरेटिव सीम। डेकोरेटिव सीम, डेकोरेशन बाय द मींस ऑफ स्टिचेस, किसी भी तरीके की डेकोरेशन जो कि टांकों के द्वारा करी गई है। पिन टक्स या प्लीट्स जो है वो, उसमें हम कोई एडिशनल चीज यूज नहीं करते, मगर जो डेकोरेशन देते हैं वो स्टिचेस के थ्रू, टांकों के थ्रू देते हैं, तो वो डेकोरेटिव सीम में आता है। सीम क्लास 5 फ्लैट सीम। फ्लैट सीम, जब 2 प्लाईज को एक साथ रख के जो ओवरलैप नहीं कर रही हैं उनको स्टिच कर देना। एंड देन एज नीटनिंग सीम, जो हमने अभी ओवरलॉक के बारे में बात करी है, वो 6, 7, 8 जो आते हैं वो स्टिचेस की कैटेगरी में कवर हो जाते हैं, इसलिए वो उतने जरूरी नहीं रह जाते जितना कि फ्लैट सीम तक हम बात करते हैं। आगे चल के हम देखते हैं इनके डायग्राम्स। सुपर इम्पोज सीम, जहां 2 फैब्रिक को, 2 प्लाईज को हमने स्टिच करा है एक दूसरे को पूरी तरह से कवर करते हुए। इसका जो दूसरा डायग्राम आपको नीचे दिखाई दे रहा है, ये फ्रेंच सीम भी कहलाती है। सुपर इम्पोज सीम का ही वर्जन है फ्रेंच सीम। एक ही सिलाई के अंदर, एक ही क्लास के अंदर डिफरेंट टाइप के सीम होते हैं, बट जो बेसिक प्रिंसिपल होता है उनका वो वही रहेगा जो पहले में है। जैसे सुपर इम्पोज सीम, तो इसमें अगर आपको दिखाई दे रहा है, डायग्राम समझ में आ रहा है, तो पहला हमने करा
पहले सुपर इम्पोज सीम लगाई, मार्जिन को अंदर फोल्ड करा रिवर्स करके, और उसके बाद मार्जिन को भी दबा दिया। इसको बोलते हैं फ्रेंच सीम। डायग्राम में आप देख सकते हैं, फ्रेंच सीम का एग्जांपल दिखाई दे रहा है। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होती है इसकी? स्कर्ट्स की साइड सीम्स में, जीन्स में, ड्रेसेस में, बेल्ट बनाने के लिए इनको कॉमनली हम वेस्ट बैंड पे यूज करा जाता है। लैप्ड सीम, लैप्ड सीम जो मैंने आपको बताया कि जब सीम मार्जिन ऐड कर रहे हैं सिर्फ, मेन सीमिंग ऑफ डेनिम जैकेट, जीन्स और डेनिम्स की इन सीम और शर्ट की साइड सीम लैप फेल्ड सीम से ही फिनिश की जाती हैं। फेल्ड सीम आपको यहाँ नाम लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा शायद, लैप फेल्ड सीम। ये देखिए आपको और क्लियर हो जाएगा लैप फेल्ड सीम किस तरह से बनाई गई है। बाइंडिंग, नेक बाइंडिंग, कॉलर बाइंड करना, बाउंड सीम है ये। तो आपको ये नाम याद रखने हैं जिससे कि बच्चों को भी पता हो, क्योंकि जब इंडस्ट्री में जाके काम करना है तो इन चीजों के बारे में, टेक्निकल नेम्स के बारे में पता होगा तो काम करने में आसानी रहेगी। जो भी प्रोजेक्ट का वर्क करवाते हैं उन पे इसी तरह से आप सीम्स के और स्टिचेस के नाम यूज करेंगे तो समझ आना आसान रहेगा बच्चों के लिए आगे जब उन्होंने काम करना है। तो वेस्ट बैंड अटैच करने के लिए हम बाउंड सीम यूज करते हैं, कॉलर अटैच करने के लिए बाउंड सीम यूज करते हैं, नेक फिनिश करने के लिए कई बार बायस बाइंडिंग। बायस बाइंडिंग के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें कि हम एक स्ट्रिप यूज करते हैं जो कि 45 डिग्री के एंगल पे काटी जाती है, जिसमें कि स्ट्रेच होता है, तो वह आसानी से किसी भी शेप को कवर करने में कामयाब रहती है और आसानी से हम उसको बाइंडिंग कर सकते हैं उसके द्वारा। फ्लैट सीम, यहाँ पर हमारे को बॉल में दिखाई दे रही है फ्लैट सीम। कई बार हमारे को कुछ होम फर्निशिंग के आइटम्स में, या जैसे आपने पग का कपड़ा लिया होगा तो पग का कपड़ा जब रॉ स्टिच करते हैं उसको, तो वो फ्लैट सीम से करते हैं जहां पर दो प्लाई ओवरलैप नहीं करती है एक दूसरे को, दो कपड़ों को एक साथ रखा और स्टिच कर दिया। कई बार थिक फैब्रिक्स में भी इस तरह की स्टिचिंग होती है। इन इन अंडर गारमेंट्स में भी हमारे को फ्लैट सीम्स मिलती हैं जहां पर कि दो फैब्रिक्स ओवरलैप नहीं करती हैं, दो फैब्रिक को एक साथ में रखा और स्टिच कर दिया जाता है। ये देखिए आपको दिखाई देगा होगा इसका आसान एग्जाम्पल। डेकोरेटिव सीम, डेकोरेटिव सीम का कोई एक डायग्राम नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि कहीं भी आप अगर डेकोरेशन कर रहे हैं बाय द मींस ऑफ स्टिचेस तो वो कहीं भी कोई भी डायग्राम हो सकता है। बच्चों के कपड़ों में हमें दिखाई देता है कि जी टांकों से ही हार्ट बीट बनाई हुई है या स्टार बनाए हुए हैं टांकों से, तो वो भी डेकोरेटिव का एग्जांपल है। पिन टक्स, क्रॉस टक्स, टक्स किसी भी तरीके की हो वो डेकोरेटिव सीम का एग्जांपल है, क्योंकि वो टांकों के द्वारा ही सजावट है। जो भी डेकोरेशन है बाय द मींस ऑफ स्टिचेस, जिगजैग स्टिचिंग, सलवार के पांचे, सलवार का बॉटम आप बनाते हैं, वो भी डेकोरेटिव सीम का ये एग्जांपल है जिसमें आप सीम्स के द्वारा, टांकों के द्वारा डिजाइन क्रिएट करते हैं। दैट इज सीम क्लास 5 डेकोरेटिव सीम। पिंटक्स का एग्जांपल, ये फोटो जो है पिंटक्स दिखा रही है। एज नीटनिंग सीम, जो हमने ओवरलॉक के बारे में बात करी थी, एज नीटनिंग सीम और ओवरलॉकिंग सिमिलर काम है, जहां पर कि टांकों कपड़े की एजेस को कवर किया जा रहा है। हेम एंड इंसर्ट, हेमिंग जो है वो भी वो एज नीटनिंग सीम का ही एक एग्जांपल है। जो बॉटम हेम करते हैं हम ट्राउजर्स में, वो आप सूट में करते हैं हेम, वो एज नीटनिंग सीम है।
ओके, ओवरलॉकिंग ये हमने स्टिचेस में डिस्कस कर लिया था, इसलिए सीम्स में उसका इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। ये एक आपके लिए समझिए प्रोजेक्ट ही है। आपको 5 एप्लीकेशंस ऑफ लैब सीम अपने गारमेंट्स में ढूंढना है और आपको उसके बाद शेयर करना होगा कि लैब सीम कहाँ कहाँ यूज हुई है आपके गारमेंट में। गिव 10 एप्लीकेशंस ऑफ बाउंड सीम, बाउंड सीम कहाँ कहाँ आपने अपने गारमेंट्स में या एक्सेसरीज में या कहीं भी देखी हो। गिव 10 डिफरेंट गारमेंट्स हाईलाइटिंग फ्लैट सीम, जहां पर फ्लैट सीम यूज करी गई हो। तो अगर आप अपने गारमेंट्स में आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो आप अपने आपस में ही ग्रुप में चेक कर सकते हैं कि जी आप ये चीजें समझे हैं या नहीं। लैब सीम, बाउंड सीम, फ्लैट सीम, सुपर इम्पोज सीम, सभी के लिए आप ये काम कर सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ नीडल, सुई एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे किसी भी स्टिचिंग प्रोसेस को। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी मशीन में कौन सी सुई यूज होनी है। जैसे कि मैंने आपको नीडल सिस्टम नंबर बता दिया। नीडल सिस्टम नंबर जो इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन है उसमें DB×1 या DB×5, और जो डोमेस्टिक स्विंग मशीन है उसमें HA×1। थिकनेस किस पे डिपेंड करती है? थिकनेस डिपेंड करती है हमारे फैब्रिक के ऊपर, किस तरह का कपड़ा हम यूज कर रहे हैं। दो चीजें हमें पता चल गई। अब तीसरा आता है पॉइंट। नीडल की टिप जो है वो किस तरह की होनी चाहिए। हम कैसा कपड़ा यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। कितने टाइप के पॉइंट्स होते हैं वो हमें पता होने चाहिए। यूनिवर्सल पॉइंट होता है, पॉइंट टिप होती है, राउंड टिप होती है, बॉल पॉइंट होता है। वो अलग अलग पॉइंट हम अकॉर्डिंग टू फैब्रिक यूज करेंगे जिससे कि हमारे को स्टिचिंग में कोई दिक्कत ना आए, स्टिचिंग में कोई परेशानी ना आए। The choice involves the following question: which needle thickness, which point shape। कौन सी हमें थिकनेस चाहिए सुई की और क्या हमें पॉइंट चाहिए नीडल का। नीडल थिकनेस कैसे सिलेक्ट करेंगे हम? अगर नीडल थिकनेस प्रॉपर नहीं होगी तो मटेरियल को डैमेज हो सकता है। अगर हम मोटी सुई, कपड़े पतले पे मोटी सुई यूज कर रहे हैं या मोटे कपड़े पे पतली सुई यूज करेंगे तो नीडल ही टूट जाएगी। स्टिचिंग, स्टिचेज इन द निटिंग आर डैमेज, कपड़ा डैमेज हो गया, स्टिचिंग जो थी उसकी डैमेज हो गई, तो वो हमारे को अकॉर्डिंग टू फैब्रिक, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ अवर गारमेंट सिलेक्ट करने होगी नीडल। कितने टाइप के पॉइंट्स होते हैं? कट पॉइंट, नीडल पॉइंट्स आर कैटेगराइज इनटू 2 टाइप्स। बेसिकली ब्रॉडली हम जब बात करेंगे तो 2 टाइप के पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। कट पॉइंट, ये शार्प पॉइंट होता है जो कि लेदर के लिए यूज होता है या ऐसी चीज कपड़े के लिए जो कि क्रैक हो सकते हैं, जो थिक है, सॉरी, जो थिक है, जिनको ब्लेड चाहिए जिससे कि स्टिचिंग के दौरान वो इजीली कपड़े में से क्रॉस कर सके। The points have sharp tip in order to cut through the material. These are used for stitching leather products and apparels. थिक फैब्रिक, मोटा कपड़ा या लेदर के लिए जो पॉइंट यूज होता है वो कट पॉइंट यूज होता है जो कि शार्प होता है और इजीली थिक फैब्रिक या लेदर में होल कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। अगर हम ऐसे किसी नीडल पॉइंट को यूज करेंगे लेदर पे जो कि कट नहीं कर पाएगा तो वो हमारे को दिक्कत होगी। कई बार हम ऐसी नीडल यूज करते हैं थिक फैब्रिक पे तो उनकी टिप खराब हो जाती है क्योंकि वो जो नीडल है अकॉर्डिंग टू फैब्रिक नहीं है और टिप खराब होने के बाद सुई हमें बार बार चेंज करनी पड़ती है। क्लॉथ पॉइंट, these have slight rounded tip and are designed to penetrate through the material without cutting it. These are used on fabric. क्लॉथ पॉइंट जो होता है यूनिवर्सल पॉइंट जो कि कपड़े के लिए यूज होता है, जो कि आसानी से कपड़े में से क्रॉस हो जाता है और मटेरियल को डैमेज नहीं करता है।
These are further divided into round tip और ball point. जो कट पॉइंट था वो अलग था, क्लॉथ पॉइंट अलग है। अब राउंड टिप और बॉल पॉइंट हम कैसे सिलेक्ट करेंगे और किस टाइप के कपड़े के लिए सिलेक्ट करेंगे? दो तरीके के कपड़े हमारे पास होते हैं, एक होता है वोवन फैब्रिक और एक होता है निटेड फैब्रिक। कपड़े की कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है ये कपड़ा वोवन है या निटेड है। हम लोग कई बार बात करते हैं कि जी कपड़ा कौन सा है, कॉटन है जी। कॉटन कपड़े का नाम है या यान का नाम है? कॉटन एक धागे का नाम है, which can be woven, which can be knit to make a fabric. कॉटन धागे को हम वीव कर देंगे तो वोवन फैब्रिक बनेगा, कमीज का कपड़ा बनेगा, पैंट का कपड़ा बनेगा, जैकेट का कपड़ा बनेगा। और अगर हम निट कर देंगे तो हमारा टी शर्ट का कपड़ा बनेगा, ट्रैक सूट का कपड़ा बनेगा, लोअर्स जो पहनते हैं हम उनका कपड़ा बनेगा और स्वेटर बनेगा। तो वो डिपेंड करता है। स्वेटर खैर कॉटन का नहीं, चलिए टी शर्ट तक ही रहते हैं क्योंकि वूल यूज करते हैं हम स्वेटर के लिए, उसके लिए और प्रॉपर्टीज भी हमें चाहिए साथ में। तो कॉटन जो है वो एक फाइबर का नाम है। फाइबर से हम यान बनाते हैं, यान से हम फैब्रिक बनाते हैं और दैट फैब्रिक कैन बी दैट कॉटन फैब्रिक कैन बी निटेड और कैन बी वोवन। तो जो निटेड फैब्रिक होती है उसकी कंस्ट्रक्शन अलग होती है और वोवन फैब्रिक की कंस्ट्रक्शन अलग होती है। अगर आपने नाम सुना हो तो अभी वोवन फैब्रिक्स आर इंटरलेसमेंट ऑफ यान। जब धागे को बिछा के ताना बाने के साथ बनाते हैं तो वो वोवन फैब्रिक कहलाता है। और जब फंदे में से फंदा हम निकाल के कपड़े को बनाते हैं, बुनते हैं, तो वो निटेड कपड़ा कहलाता है। ठीक है, वोवन कपड़ा और निटेड कपड़ा। तो जो ये राउंड पॉइंट और बॉल पॉइंट है वो भी अकॉर्डिंग टू अवर फैब्रिक हम यूज करते हैं। राउंड पॉइंट हम यूज करेंगे वोवन फैब्रिक के लिए जो कि इंटरलेसमेंट ऑफ यान से बना है, जिसमें बहुत ज्यादा गैप नहीं होता कई बारी और क्लोजली वीव कपड़ा होता है, जैसे कि हमारा कमीज का कपड़ा, पैंट का कपड़ा जो कॉमनली हम यूज करते हैं। देन नेक्स्ट इज बॉल पॉइंट। बॉल पॉइंट होता है हमारा टी शर्ट का सॉरी गोल पॉइंट होता है जो कि हम निटेड फैब्रिक्स के लिए यूज करते हैं बहुत कॉमनली, जो कि फंदे से फंदा मिला के बनाया जाता है। इंटरलूपिंग ऑफ यान, एक फंदे में से दूसरा फंदा निकाल के वो कपड़ा बनाया जाता है, दैट इज इंटरलूपिंग ऑफ यान। तो जो हम बॉल पॉइंट यूज करते हैं वो हम इंटरलूपिंग ऑफ यान से बनी फैब्रिक, निटेड फैब्रिक के लिए यूज करते हैं। एंड जो राउंड पॉइंट यूज करते हैं हम वो वोवन फैब्रिक के लिए यूज करते हैं। थिकनेस, नीडल की थिकनेस अकॉर्डिंग टू फैब्रिक थिकनेस हम वेरी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम डेनिम इज अ वोवन फैब्रिक, जो आपकी जीन्स है वो वोवन फैब्रिक है, तो वोवन फैब्रिक में हम 14 नंबर या 16 नंबर या 17 नंबर की सुई, मोटी सुई यूज करते हैं। और अगर हम ऑर्गेन्जा या सिल्क लाइट वेट फैब्रिक यूज कर रहे हैं तो हम 7 नंबर या 9 नंबर या 11 नंबर, 7 और 9 में ही लाइट वेट फैब्रिक यूज करते हैं। नॉर्मली हम 11 या 14 नंबर यूज करते हैं, जो ट्रेनिंग के लिए हम स्टूडेंट्स के साथ यूज करते हैं जब हम मसलिन फैब्रिक या कॉटन यूज करते हैं फैब्रिक। ब्रोकन नीडल कंट्रोल प्रोसीजर। ब्रोकन नीडल का कंट्रोल कैसे करते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारा। जब हम ट्रेनिंग दे रहे हैं तब हमारे को पता चलता है कि जी बच्चों को सुइयों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, जल्दी जल्दी सुई टूटती हैं और हम सुइयां बच्चों से मंगवाते हैं या बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं या देते हैं। और ये एक इशू भी है क्योंकि सुई टूटना तो उतना मुश्किल नहीं है, मगर टूटी हुई सुई कहाँ गई वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, जब हम फैक्ट्री के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ जो भी सुई टूटती है उसके 2 या 3 टुकड़े जितने भी हुए हैं, जब तक वो जमा नहीं करवाए जाएंगे तब तक नई सुई नहीं मिलेगी। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि सुई की टिप टूटने के बाद अगर किसी गारमेंट में ही साथ में चली जाए तो वो किसी के को भी हार्म दे सकती है। आप बाजार से कोई कपड़ा खरीद के लाए और वो उसमें कोई सुई की नॉक रह गई है तो वो किसको हार्म करेगी?
हमें ही हार्म करेगी। और ऐसे कुछ केसेस हुए हैं जो कि कंट्रीज कई ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ऐसा इंटरनेशनल स्यू भी हुए हैं कि सुई की वजह से किसी गारमेंट को पहनने वाले व्यक्ति को या बच्चे को हार्म हुआ। तो उसके बाद से ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास नीडल कंट्रोल प्रोसेस डैमेज और ब्रोकन नीडल इंडेक्स होना चाहिए है। आप ट्रेनिंग में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। जितनी भी सुइयां टूटती हैं, सुई टूटती है तो वो 1 भाग या 2 भाग या 3 भाग में टूटती है, वो सारे आपने एक रजिस्टर में टेप करने हैं और उसके बाद नई सुई इशू करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमारे को पता होनी चाहिए या हमें फॉलो करनी चाहिए है। ब्रोकन नीडल इंडेक्स सुई क्योंकि बहुत लोगों को हार्म कर सकती है। आपने सही सुई कहीं कूड़े में डाल दी, जो सफाई करने वाला है उनको हार्म कर सकती है। कहीं गारमेंट में स्टिच टूट के नॉक चली गई तो जो पहनने वाला है उसको हार्म कर सकती है। बेध्यानी में आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको भी हार्म कर सकती है, स्टूडेंट को भी हार्म कर सकती है। तो ब्रोकन नीडल इंडेक्स मेंटेन करना एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है और बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। कब कौन सी मशीन की नीडल टूटी है और उसके कितने पार्ट्स में टूटी है, वो सारा हमने अपने पास डेट एंड टाइम, जो भी प्रोडक्शन लाइन है या जो मशीन नंबर है या जो ऑपरेटर नंबर है उसका हमें पता करना है। मशीन आईडी नोट करनी है अपने पास कि किस मशीन की सुई टूटी है। और ब्रोकन नीडल इंडेक्स, ब्रोकन नीडल के सारे पार्ट्स को अपने पास सेव करके रखना है, सेलो टेप के नीचे लगा के रखना है कि ये 3 पीस में टूटी है और तीनों पीस हमारे पास उपलब्ध हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें पता ही नहीं चलता कि जी कहाँ गया कैसे गया पॉइंट, सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं और उनको अपने पास रखना बहुत इंपॉर्टेंट काम है ये, जिससे कि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। मेंटेन कंट्रोल नीडल इन्वेंट्री सिस्टम, सबसे आसान तो काम यही है कि इससे ब्रोकन नीडल इंडेक्स से हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल हो जाता है कि हमें पता चलता है कि कितने सुइयों का यूज हो रहा है और कहाँ कहाँ डैमेज हो रहे हैं। मेंटेन अ ब्रोकन नीडल कंट्रोल लॉग बुक, एक रजिस्टर बन जाता है जिसमें कि आप बता सकते हैं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड है ये, मगर बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस लॉग बुक शुड इंक्लूड ऑल ब्रोकन पार्ट्स और डैमेज पार्ट्स। जो ये बुकलेट है इसमें हमारे सारे टूटे हुए पार्ट्स मशीन के होने चाहिए, सुई के होने चाहिए, लगे होने चाहिए। नीडल रिप्लेसमेंट शुड बी डन बाय डेजिग्नेटेड ऑपरेटर और पर्सनल। ऑल ब्रोकन नीडल डिटेल शुड बी अकाउंटेड, हमेशा हमें अपने ये डिटेल रखनी चाहिए अपने पास। प्रोडक्शन वर्क से रिलेटेड है ये, हम अपना ट्रेनिंग में भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हमें ब्रोकन नीडल इंडेक्स मेंटेन करना। मशीन्स एंड देयर सराउंडिंग एरिया शुड बी चेक्ड डेली फॉर नीडल एंड मेटल contamination. For product where a needle metal detector is mandatory. और इंडस्ट्री में तो आप जब इंडस्ट्री विजिट करेंगे तो पता चलेगा कि नीडल डिटेक्टर मशीन भी होती है, मेटल डिटेक्टर या नीडल डिटेक्टर मशीन होती है, जिससे कि पता चलता है कि किसी भी गारमेंट में कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो कि मेटल है। ब्रोकन नीडल को हमारे पास सारे पार्ट्स को सिलेक्ट करके रखना है। इफ ऑल ब्रोकन पार्ट्स आर नॉट accounted for, containment panel or product piece should be passed through the needle detector. अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी जो बनाने के बाद हमें सारे पार्ट नहीं मिले हैं तो नीडल डिटेक्टर मशीन को भी, ये इंडस्ट्री से रिलेटेड है मगर हम भी ऐसी प्रैक्टिस को आसानी से कर सकते हैं। द नीडल डिटेक्टर स्टिल डिफेक्ट डिटेक्ट्स मेटल, और अगर मिल जाता है तो उसको हम, तो ये था हमारा आज का सेशन, जो हमने पॉइंट्स डिसाइड करे थे वो हमने आज के सेशन में कवर करे हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आप कुछ जानना चाहते हो, कुछ और जानकारी लेना चाहते हो तो आप अपने विशाल जी आपको बता देंगे अभी कैसे करना है। Thank you, Rajesh sir. It was wonderful talk, and really you have spread the practical knowledge, that is required, the skills that are required to
be a successful man in life these days. So skill is basically the value, and theoretical knowledge no doubt is required, but practical knowledge is required, and that what you have shared with all the participants. तो सर ये आपका सेशन जो है कल भी हम जारी रखेंगे जी और बिल्कुल। इसी समय पे 12:30 से 2:30 चलेगा। तो किसी भी पार्टिसिपेंट्स को कोई भी अगर क्वेश्चंस पूछने होंगे तो मॉडरेटर का नंबर ऑलरेडी आपको पहुंचा दिया गया है, शेयर कर दिया गया है। तो आप उस मॉडरेटर के मोबाइल नंबर पे अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं और कल हम क्वेश्चन सेशन जो है अरेंज करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच रजनीश जी, एंड सो नाइस ऑफ यू मीटिंग यू वर्चुअली।